हम गोल्डन क्रॉस के काफ़ी करीब हैं। 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। तो एक सेंस बन रही है मुझे कि निफ्टी की रेंज हम तोड़ने के करीब है। तो अगर रैली आएगी तो बड़ी आएगी, कवरिंग आएगी तो बड़ी वाली होगी, फिर वो छोटी नहीं होगी 100-150 पॉइंट की। 6 महीने का अगर आप व्यू लेंगे तो एक मेरे हिसाब से एक रिस्क रिवॉर्ड आपका करीब 3:1 के करीब बैठ रहा है यहाँ से, जहाँ पर डाउन साइड आपकी 24,000 तक है, जो कि आपका 200 डे मूविंग एवरेज है, और अपसाइड आपकी 26,000 तक है। कल ये गोल्डन क्रॉस कंफर्म हुआ है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लास्ट टाइम ये जब हुआ था तब वहाँ से करीब 1000 पॉइंट की निफ्टी में रैली। आप लॉन्ग रहें और पोजिशनली, और कोशिश करें कि इस वॉलेटिलिटी को थोड़ा झेलें। और अगर आपने 24,900 क्रॉस किया तो फिर मुझे लग रहा है कि 25,100 तक का रास्ता फिर आपके लिए खुलेगा। अब हर गिरावट में आप पोजीशन जोड़ें और बड़ा सोचें इस मार्केट में। अब ये मार्केट शायद ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ चुका है, सितंबर को ही ये मौका मिले शायद ऑल टाइम हाई लगाने का, ये भी पॉसिबल है। पोजिशनली लॉन्ग रहें अगर आप, और हर डिप पर अगर आपने ऐड किया, उस तरीके का काम करा, तो बाइंग ऑन डिप पर पैसा बनाए। अगर वो रेंज टूटी ऑप्शन राइटर्स की, तब बड़ा मूव आज ही आ सकता है। गोल्डन क्रॉसओवर ना एक बहुत पावरफुल टूल होता है। निफ्टी पर भी हम किस दिन बुलिश हुए थे, गोल्डन क्रॉसओवर के बाद से बुलिश हुए थे निफ्टी पर, और उसके बाद से निफ्टी ने मुड़कर नहीं देखा। ओके, चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया बीरू और मैं रहेंगे आपके साथ और बात करेंगे मार्केट की। आज एक दमदार सेशन मार्केट के लिए फिर से, और चलिए शुरुआत में आपको बताते हैं कि आखिर आज मार्केट ने क्या किया, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज फिर से एक डिप्स में बाइंग वाली अप्रोच जो थी वो उसने काम किया। बैंक निफ्टी ने एक बार फिर से ऑल टाइम हाई लगाया। सुबह बैंक निफ्टी की शुरुआत सुस्त हुई थी, थोड़ा सरप्राइजिंग था वो, लेकिन बैंक निफ्टी का लो देखिए आप, एग्जैक्ट 57,000 का लो, और वहाँ से फिर 400 पॉइंट की रैली। तो शानदार, उस अगेन एक परफेक्ट जोन में आकर मार्केट ने आपको एक बाइंग की ट्रेड दी। आज सुबह हमने बात की थी कि 57,000 तक की डिप अगर मिले बैंक निफ्टी में तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी आपको ऐड करने के लिए। रिलायंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो और HDFC बैंक, ध्यान रखिए HDFC बैंक एक्स डिविडेंड है, तो उसका इंटरडे चार्ट देखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस इन टर्म्स ऑफ कि उसने जो सपोर्ट किया। अब ये टेक्निकली अच्छा खासा ग्रीन में है, अगर आप डिविडेंड को एडजस्ट करें तो यहाँ पर शानदार तेज़ी, और मिड और स्मॉल कैप यहाँ भी मोमेंटम कायम है। लेट्स सी, डॉलर रुपये भी डे हाई पर। वीरू, श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, जैसे कि आप मेंशन कर रहे थे, शानदार रिकवरी निचले स्रोत से हमें देखने को मिली। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही देख ले, आपने कहा था बाय एंड डिप्स की रणनीति अपनाएं, और वही होता हुआ नजर आया। जिसने आपकी बात मानी अच्छे खासे फायदे में होगा। लेकिन सवाल ये कि अब बाय एंड डिप्स की रणनीति ही अब मार्केट में काम करेगी, या फिर कोई स्ट्रैटेजी अपनाएं, या फिर इसी पे कायम रहेंगे लोग? ये जहाँ पैसा बन रहा है वही काम, जो काम कर रहा है उसी पे काम करिए। और आज फिर उस अप्रोच ने काम किया, और ये मार्केट के लिए ना बहुत शानदार हफ्ता रहा है। ये हफ्ते में फाइनली हम उस रेंज को तोड़कर, अच्छे से तोड़कर बाहर आ गए। अब कोई नहीं कह सकता, अब कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि ब्रेकआउट नहीं है, अब कोई नहीं कह सकता कि नहीं हम तो शॉर्ट लेंगे, अभी तो ये मार्केट अगर इतना अच्छा होता तो इस तरीके से नहीं करता। ये अब कोई नहीं कहेगा। 25,222 के उस लेवल से अब हम 400 पॉइंट ऊपर हैं श्रेया, और मेरे ख्याल से अब ऑल टाइम हाई कितना दूर रह गया, 600 पॉइंट। 600 पॉइंट अगर आप देखें निफ्टी में 2.5% भी नहीं है। चलिए 600 में थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए, चलिए 630, 600, 2.5% भी नहीं है ये। 2.5% हम इस हफ्ते चलें फॉर दैट मैटर। ऐसा अगर एक और हफ्ता मिल जाए तो आप ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। तो इस बाजार में ना, जैसे खराब बाजार में बॉटम ढूंढने की गलती होती है, ऐसी टॉप ढूंढने की गलती मत करिए कि मार्केट कहाँ जाकर रुकेगा। ठीक है, 25,700 पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा रेजिस्टेंस वहाँ पर आएगा। ट्रेलिंग स्टॉप के साथ इस मार्केट में अब आप बेसिकली डिप्स पर बाइंग करें। हम सुबह डिस्कस कर रहे थे 25,700 पर थोड़ी रेजिस्टेंस है, 25,700 पे प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। एक बार के लिए हो सकता है वो प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट बुक करना चाहें वो आपकी मर्जी है, वो अगर आप नियर टर्म के ट्रेडर हैं तो। और उसके बाद 25,850 से 25,900 नेक्स्ट पड़ाव, और 25,900 क्रॉस हुआ तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ, ऑब्वियसली वन स्टेप एट ए टाइम। अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, आज सुबह जब हमने शुरुआत की थी तो जो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था उसको अब बढ़ाकर अब आप ले आए 25,350 पर।
अब 25,350 आपका ट्रेडिंग स्टॉप होगा। और आज अगर हम इस तरीके के क्लोज पर बंद हो गए तो आज का लो 25,523 है। फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप अपने आप मंडे ऑनवर्ड बढ़ के 25,500 पे आ जाएगा अपने आप। बहुत सिंपल है निफ्टी पर अप्रोच। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी ने आज सबसे शानदार ट्रेड दी है। मैं बताऊँ बैंक निफ्टी में आज एक ब्यूटीफुल सेटअप था। अब हम 58,000 की तरफ चल रहे हैं। हाँ 57,500 पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी, लेकिन आज का लो देखिए आप 57,000। आज सुबह अप्रोच थी कि 57,000 से 57,200 की डिप्स में आप ऐड करिए और उसके बाद अगली रैली के लिए प्ले करिए इसको और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अब 56,800 का नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। आज अगर हम इस गैप के साथ बंद हो गए तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप फिर आज का लो 57,000 हो जाएगा। तो वो अपने आप ट्रेलिंग स्टॉप आपको ऊपर की तरफ लाता रहेगा, आपके प्रॉफिट को लॉक करता रहेगा बेसिकली। इन सब में बस एक रिस्क होता है गैप डाउन का। लेकिन अब हम जिस तरीके की मार्केट में है ना, मुझे नहीं लगता कि अब कोई एक ऐसा इवेंट बचा है जिसकी वजह से कोई गैप डाउन हो सकता है। इतना बड़ा गैप डाउन होगा जो आपको सीधा स्टॉप आउट कर देगा, स्पेशली अगर आप डे हाई के करीब बंद हो रहे होंगे। तो ये मेरा व्यू रहेगा। चलिए वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ अच्छे सौदे बने? बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून। देखिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स रखूंगा अनुज। देखिए चल तो सब कुछ रहा है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग वाई पैटर्न है कुछ ऐसे स्टॉक्स पर जो नहीं चले हैं। मैं थोड़ा सा वो क्लासीफाई करूंगा और स्पेशली कुछ नए एंट्री वाले स्टॉक्स में। पहला स्टॉक रखूंगा, दैट्स जरा रखिएगा, यूनो मिंडा। 1096 का भाव है मेरे स्क्रीन पे, एग्जैक्टली लिख रहा हूँ अभी क्लोजिंग में, स्पॉट में, मैंने फ्यूचर नहीं। 23% बिल्डअप, मैंने करीब 12 बजे से ट्रैकिंग पे डाल रखा था अनुज। बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप सीरीज के पहले दिन, सरप्राइज है। 5.25 लाख शेयर जुड़े और ये आप समझिएगा कि लगभग 5 सितंबर 2024 से चली आ रही पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ। तो पहली बहुत क्रिस्टल क्लियर वाई के टर्म्स में अगर आप देखें तो बहुत अच्छी पिक्चर यूनोमिंडा की। ऑप्शन एक्टिविटी इसमें नहीं है तो ऑप्शंस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन फ्यूचर्स, स्पॉट और टेक्निकल ये तीनों बहुत शानदार। दूसरा स्टॉक रखूंगा वो है पूना वाला फिनकॉर्प। ये वो स्टॉक जो कि इस सीरीज में आया था, मतलब पूरी जून में एक शॉर्ट कवरिंग के फेज से बाहर निकल के। नाउ इट्स 453 येट अगेन, एक बार फिर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इसमें, और 10 डे इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करता है। और 453-95 पे 2.25% बिल्डअप हुआ यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के फेज के बाद। अब इसमें बाइंग है, याद रखिएगा। और थर्ड स्टॉक रखूँगा यहाँ पे वो है लॉरस लैब। लॉरस आपकी स्क्रीन पे आएगा अनुज। ये भी आज सुबह मेरे ख्याल से कॉल्स में शामिल भी था पैनल की, बट एट ऑल टाइम हाई, और नहीं माफ़ कीजिएगा, ऑल टाइम हाई नहीं, ऑल टाइम हाई जोन। और जुलाई 2021 के स्विंग हाई को, मतलब उन चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में से है ये जो कि अपने वो कोविड काल के स्विंग हाइस को काट रहे हैं अनुज। बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, ऑप्शन एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग और डे हाई पर है। तो ये 3 स्टॉक्स, उसमें हो गया पहला यूनोमिंडा, पूना विला फिनकॉर्प और साथ ही साथ लॉरस। पर अनुज ये आज निफ्टी बैंक भी चला, स्ट्रॉन्ग मूव दिया। रिलायंस भी चला, आज रिलायंस का स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। एलएनटी चल रहा है। मतलब एक क्या मैसेज ये भी है कि स्टे विद लीडर्स और स्टे विद लार्ज कैप्स, क्या मैसेज ये भी दे रहा है क्या बाजार? और एक मैसेज ये भी दे रहा है कि शायद अब एफआईआईज जैसे कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। देखिए समीकरण सारे बैठ रहे हैं कि आज एफआईआईज की बाइंग होनी चाहिए। डॉलर रुपी और जिस तरीके से आप आज बड़े स्टॉक्स जो आपने मेंशन किए, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया है, एक एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि एफआईआईज की आज बाइंग आनी चाहिए फाइनली, कल की बड़ी बाइंग के बाद। बाकी तो खैर समय बताएगा। लेकिन हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट अब तैयार है। लीडरशिप बार बार भले ही चेंज होगी, लेकिन बड़े स्टॉक चलना शुरू हो गए हैं। और जब बड़े स्टॉक्स चलना शुरू होते हैं तो इस तरीके के मूव आते हैं। फिर निफ्टी में वो फिर ना मौकरी बन जाती है लेवल्स की। कल क्यों हम निफ्टी पर 300 पॉइंट चल गए, क्योंकि सारे बड़े स्टॉक एक साथ चल गए कल। और ये आज भी देखें आप तो एक तरीके से फॉलो थ्रू आ रहा है। और क्यों बाइंग ऑन डिप्स पे काम क्यों वर्क हो रहा है ये, क्योंकि अब सबके अंदर इतनी फोमो फीलिंग है। आज जैसे ही निफ्टी या बैंक निफ्टी उस सपोर्ट जोन में आए, वहाँ से बाइंग आ गई। तो ये एक क्लियरली मार्केट में इस समय लार्ज कैप्स को लेकर अप्रोच है। श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम समझ लेते हैं। जी ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ऑयल एंड गैस कंपनीज और ये ऊपर इंडेक्स देखें आप, स्पेस में अच्छी खासी बाइंग आज के सत्र में नहीं, पिछले कुछ सत्रों में हमें देखने को मिल रहा है। आज रिलायंस की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले वीरेंद्र जी, गेल देख लीजिए, बीपीएसएल, एचपीसीएल आपने पहले ही पिक किया था और शानदार रैली उसके बाद से। इसमें क्या ट्रिगर पॉइंट्स है जो ड्राइव कर रहे हैं इस पूरे स्पेस को? देखिए मैं पहली बात तो बिल्कुल हैरान नहीं हूँ। बीपी, एचपी और आईओसी में तो हम
इस मंडे से बुलिश हो गए थे, तब जबकि क्रूड 80 पर था, मतलब 80 के करीब था, क्योंकि इन्होंने गिरना बंद कर दिया था और क्रूड ने 80 के ऊपर जाना बंद कर दिया था। तो एक अजम्पशन था कि अगर अब यहाँ से क्रूड गिरा तो कितना मूव आएगा, और देखिए क्या शानदार मूव आ गया यहाँ पर। ये तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी नो ब्रेनर ट्रेड थी श्रेया। बाकी के सारे स्टॉक्स के ट्रिगर अलग अलग हैं, आईजीएल का ट्रिगर अलग है, गेल का ट्रिगर अलग है, कुछ देर में हम डिस्कस भी करेंगे उनमें से एक ट्रिगर, तो वो सबके अलग अलग ट्रिगर्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम और ट्रेंडिंग स्टॉक समझ लेते हैं। बिल्कुल, ट्रेंडिंग स्टॉक से शुरुआत करते हैं और जिस तरीके से मार्केट में आज भी रैली है, तो चढ़ने वाले स्टॉक्स के साथ शुरुआत होगी। कौन से स्टॉक्स में आज खरीदारी होती हुई दिखी? जियो फाइनेंशियल्स फिर से आज खबरों में, और यहाँ पे कल भी तेजी थी, आज भी तेजी, 3.5% ज़्यादा उछल कर रहा है कारोबार। इंडसइंड बैंक में आज बाइंग, बैंक्स फोकस में है आज, 3% तेजी यहाँ पे। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आप देखें, यहाँ पर भी अच्छी खासी बाइंग आज के सत्र में देखने को मिल रही है। अडानी एंटरप्राइज से 3.5% से ज़्यादा चढ़ गया। एशियन पेन सेक्टर में खबर है, तो ये मोमेंटम में 2.5% की तेजी। अगेन देखिए, अडानी टोटल गैस 5.5% तेज होकर कर रहा है कारोबार, और पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस में बाइंग, तो एमजीएल, एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स में अच्छी हलचल, 4.5% से लेकर 4% की तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। पावर ग्रिड भी आज फोकस में है और 2% की तेजी यहाँ पे भी आपको नजर आएगी। लेकिन चढ़ते हुए बाजार में भी कई स्टॉक्स जहाँ पे थोड़ा पेन दिख रहा है। बजाज फाइनेंस देखिए, ये टूट कर रहा है कारोबार 1.5% से ज़्यादा। डॉक्टर रेड्डीज़ यहाँ पे ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड के बाद थोड़ा पेन नजर आ रहा है, 1.5% ये टूट गया। टाटा कंज्यूमर कुछ सत्रों में तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 1% से ज़्यादा। ग्रासिम अगेन हलचल पूरे स्पेस में, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन और लगभग आधा फीसदी टूटा। इसके अलावा देखिए, इटर्नल आज मुनाफा वसूली 1% से ज़्यादा टूटा। ऑयल इंडिया 2.5%, बिरला सॉफ्ट में मुनाफा वसूली 1.5% से ज़्यादा, और लोधा रियल्टी स्पेस थोड़ा पेन में है, कल भी देख रहे थे और आज भी लोधा देखिए गिरकर ही कारोबार करा 1.5%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझाती हूँ मैं आपको। फंडामेंटल राय देने के लिए आज हमारे साथ होंगे एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, सोनी पटनायक, रचना वैद्य, कविता जैन और अमित सेठ जी से। 2:15 पर एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर लेकर आएंगे लक्ष्मण रॉय जी, और 2:20 पर ऋतु सिंह बताएंगे आपको इंडसइंड बैंक में तेजी क्यों है। 2:30 मिताली जैन ऐसे समझेंगे जियो फाइनेंस में जोरदार तेजी आखिर क्यों है। 2:35 पर एक्सो जेएसडब्ल्यू पेंट्स डील पर खास डिटेल लेकर आएंगे तिनमुता। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे सुंदरम म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड मैनेजर रोहित सेक्सरिया जी। 3:05 पर यतिन जी से लेंगे डेली रूम चेक। 3:10 पर अनुजी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी, और 3:15 पर लेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट ट्रेड्स के, फिर उस बड़ी एक्सक्लूसिव की तरफ बढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून गाबा सर, क्या ट्रेड रहेगा? गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक मुझे पसंद है इस वक्त वो है आइशर मोटर्स, 5660 के आसपास ट्रेड कर रहा है और स्टॉप लगाना चाहिए 5625 का। मेरे ख्याल से अपसाइड को अराउंड 5700 टू 5750 पॉसिबल हो सकता है। कल तक स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है, लेकिन आइशर मोटर्स ठीक है। जी, आयशर मोटर्स 1-2 दिन के ठंडे बिहेवियर के बाद आज एक बार फिर से शूट अप करता हुआ एट डे हाई 56.65 स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहा है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, सोलार इंडस्ट्रीज खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर करीब 10-12 दिनों का कंसोलिडेशन था, फाइनली एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला। तो सोलार इंडस्ट्रीज में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 17,549 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 17,549 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 18,150 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। ये कैश लेवल्स हैं। 17,750 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 690 700 की रेंज में ट्रेड हो रहा है, तो वहां पर आप खरीदारी करिए। 574 का स्टॉप लॉस लगा ले इस ऑप्शन में और 900 के टारगेट सेट कर ले। ओके, सोलार इंडस्ट्रीज डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आएगा आपको 3% की तेजी के साथ। सोनी जी, गुड आफ्टरनून, हैप्पी रथ यात्रा। रथ यात्रा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बताइए आपका पिक क्या है आज का? जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू श्रेया जी। देखिए, यहाँ पे आज बाइंग का रिकमेंडेशन है केन्स टेक्नोलॉजी पे। केन्स टेक्नोलॉजी फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है आरएसआई एमएसए में, एमएससीडी में। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश अपमूव यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे 5900 रेजिस्टेंस को भी क्रॉस किया है। सो फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 5830 फ्यूचर्स पे, और यहाँ पे टारगेट रहेगा 6050 और 6080 के 2 टारगेट्स। और यहाँ पे चाहे तो साइमल्टेनियसली 6000 की कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आज हमारा ऑफिशियल रिकमेंडेशन है 6000 कॉल ऑप्शन में। 235 की तरफ यहाँ चल रहा है, बाय कर सकते हैं। 190 स्टॉप लॉस के साथ टारगेट है 290 और दूसरा टारगेट है 335।
चलिए रचना जी, गुड आफ्टरनून। रचना जी, आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। मेरी ट्रेड रहेगी पूनावाला फिनकॉर्प में, जिसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। फिलहाल 458 के आसपास है ये। हम इसमें ऐसे लगाएंगे 452 का, एंड हमारे लिए टारगेट होगा 465 एंड 70। पूनावाला फिनकॉर्प पे अभी जो मैंने मेंशन किया था स्टॉक एग्जैक्टली अगर आप देखें डी हाई पे ट्रेड करता हुआ, बेहद शानदार स्टैट्स। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अगर स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 8-10 दिनों से एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन कर रहा था अपने 20 और 50 डेमा पे, एक नैरो रेंज कैंडल के साथ। काफी दिनों से इस रेंज में इसने कंसोलिडेट किया है। फाइनली आज के सत्र में हमने देखा कि इस रेंज का एक ब्रेकआउट हुआ और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ 10 डेमा क्रॉस किया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो उसका यहाँ पे इंटैक्ट है, तो इसे बाय करें। आज का डेज लो 1437 स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 1500 के रहेंगे आईसीआईसीआई बैंक में। ठीक है, 1500 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की राय अमित जी की तरफ से आते हुई। तो टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे। गाबा जी ने आयशर मोटर्स पर बेट लगाने की राय रखी है। मानस जी को पसंद है सोलार इंडस्ट्रीज, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं आप। सोनी जी कल्याण माफ कीजिएगा केन्स टेक्नोलॉजी के फीचर्स में खरीदारी की राय कह रही हैं। रचना जी को पसंद है पूनावाला फिनकॉर्प, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं उनकी तरफ से ये आती हुई। और अमित जी ने अभी अभी पिक किया आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप बताइए आपका फंडामेंटल आइडिया क्या होगा? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में सब मित्रों को नमस्कार। रथ यात्रा की आप सबको और दर्शकों को शुभकामनाएं। फंडामेंटल पिक के हिसाब से अगर कहा जाए तो मैं लॉरस लैब के साथ जाना चाहूंगा। कोविड के समय बहुत अच्छा चला, उसके बाद करीब 4 साल ये स्टॉक ठंडा रहा। कारण ये था कि करीब 3200 करोड़ का ये एक्सपेंशन पिछले 4 साल में की है इन्होंने, जो कि अब फ्रूटफुल होता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल लेवरेज भी कंट्रोल में आ गई है और सबसे बड़ी बात है कि ये जो एक्सपेंशन वगैरह हुए वो सीडीएमओ बिजनेस को बढ़ाने में हुए, और सीडीएमओ बिजनेस में जो कारण से इनकी जो सेगमेंटल मार्जिन्स है वहां पर बहुत अच्छा सुधार आया है। फाइनेंशियल लेवरेज अब काबू में आता जा रहा है और जिस तरीके से चौथी तिमाही के नतीजे शानदार आए उसके बाद से अगर आप देखो तो अच्छी बढ़त भी लगाई स्टॉक ने। चौथी तिमाही में जो बिजनेस था करीब करीब 95% ईयर ऑन ईयर और 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बढ़त दिखाई। सीडीएमओ बिजनेस जो कि 28% सेल्स का FY13 में था, अब जाकर के 33% होने की उम्मीद आगे दिनों में बन रही है। तो ये सीडीएमओ बिजनेस में जिस तरह की बढ़त बन रही है और जिस तरह के इनके फाइलिंग्स वगैरह हैं, पाइपलाइन में करीब करीब 90 प्रोडक्ट्स हैं सीडीएमओ के, इन सब चीजों के मद्देनजर हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से मौजूदा स्तर से भी कम से कम 15% की बढ़त आने वाले 6 से 9 महीने में दे सकता है। तो यहाँ पे चलिए, हमारी खरीदारी की सलाह है। लॉरस लैब्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर लेकर लक्ष्मण रॉय जुड़े हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं। लक्ष्मण जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या खबर लेकर आए? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो है सीएनजी और पीएनजी को लेकर के। दरअसल खबरें ये अब तक चर्चा चल रही थी कि सीएनजी पीएनजी के जो टैरिफ के रेगुलेशन है उसको पीएनजीआरबी के बोर्ड से मंजूरी मिलेगी, फिर वो नोटिफाई होगा। लेकिन जो सूत्र मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक पीएनजीआरबी के बोर्ड ने इस नए रेगुलेशन को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, पीएनजीआरबी के बोर्ड ने इस नए टैरिफ रेगुलेशन को उसके बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और अगले 2 से 3 दिन में इसका आपको नोटिफिकेशन आता हुआ दिखेगा। ये नोटिफिकेशन जो सीएनजी होते हैं, पीएनजी है, उसके नए टैरिफ के रेगुलेशन को लेकर के होगा कि उसकी कीमतें कैसे तय की जाएंगी। इसमें 3 बड़े बदलाव हैं। पहली बात तो ये कि अब तक इस टैरिफ रेगुलेशन के 3 जोन बटे होते थे, जोन 1, जोन 2, जोन 3। अब 3 जोन की बजाय 2 जोन होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले जो फिलिंग स्टेशन से जितना दूर होता था उसकी कीमतें बढ़ती जाती थी 300 किलोमीटर के बाद। मतलब जो रिमोट एरिया थे वहां पे सीएनजी पीएनजी के दाम ज़्यादा होते थे, सेंट्रल एरिया में कम होते थे। अब वहां पे उसको यूनिफाइड टैरिफ करने का प्रावधान यहाँ पे किया जा रहा है। यूनिफाइड टैरिफ का मतलब ये होगा कि जो कीमतें दिल्ली में हैं वही कीमतें गाजियाबाद में होंगी और वही कीमतें गाजियाबाद से दूर के शहर में होंगी जो उस जोन में आएंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो रिमोट इलाके में जो सीएनजी पीएनजी की जो कंपनियां हैं वो जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगी उनको
वहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि रिमोट एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा ये कनेक्टिविटी बढ़े। ये इसका पूरा मकसद है और इसको बोर्ड ने मंजूरी दी है। बहुत जल्द इसका रेगुलेशन आता हुआ आपको दिखेगा। और इसमें मैं देख रहा था जो टारगेट रखा गया है 2030 तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 120 मिलियन घरेलू पीएनजी कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है और इसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 17,500 सीएनजी स्टेशन का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। और एक और लक्ष्य है वो ये कि एक देश एक टैरिफ हो, इसकी तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ओके चलिए, तो लक्ष्मण जी, लेकिन कितनी हाइक हो रही है उसका आपको अभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है ना? मतलब लेकिन ये क्लियर हो गया, बोर्ड की तरफ से एक अप्रूवल मिल गया है, लेकिन वो हाइक कितनी हो रही है ये नहीं पता चला। गेल ने 33% मांगा था, एनालिस्ट बोल रहे थे कि 10% के करीब आएगा, लेकिन कितनी हाइक है ये अभी नहीं पता चला। ये जब वो आ जाएगा तब पता चलेगा। हालांकि यहाँ जो इस बारे में मैंने काफ़ी कोशिश की अलग अलग सूत्रों से जानकारी पता करने के लिए कि हाइक कितना हो रहा है, तो हाइक की एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन इतना ज़रूर कहा गया है इस नए टैरिफ रेगुलेशन में कंपनियों का भी खास ख्याल रखा जाएगा कि जो एक है कि इनके इन्वेस्टमेंट पे 12% का रिटर्न मिले, एक मोटा फार्मूला है उसी के आसपास रहेगा। और इसमें जो प्रपोज किया गया था वो था आपको कि जोन 1 में जो है वो अभी 52.5% टैरिफ होता था यूनिफाइड टैरिफ का, जो 66.17% का रखा गया था। तो इसी अनुपात में मोटा मोटी जो कंसल्टेशन पेपर था उसके आसपास ही रहेगा। हालांकि गेल ने वहां पे 33% किया था, मुझे 33% होगा इसकी संभावना कम दिख रही है, लेकिन यह है कि इंडस्ट्री का भी यहाँ पे हित देखा जाएगा। ओके, इंडस्ट्री का भी हित देखा जाएगा। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी, तो खैर काफ़ी समय से वेट था कि ये पीएनजीआरबी का डिसीजन आए, अब वो हाइक तो हो गई है, अब कितना है ये अब तक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपका व्यू क्या होगा गेल पर? देखिए, हम तीनों पे, गेल, आईजीएल और एमजीएल, तीनों पे बुलिश हैं। इवन गुजरात गैस भी हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये तीन ज्यादा बेटर स्थिति में है। एक जो ईरान इराक को लेकर के दिक्कतें थी वो थोड़ी सी उतना बाजार ये मान के नहीं चल रहा है कि क्रूड में बहुत उछाल आएगा, तो वहां से भी इनको फायदा है। दूसरे, पिछले कुछ महीनों में एपीएम की जो 2 बार 3 बार कटौती हुई, उसके बाद से स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट हुई और जिन कारण से वैल्यूएशन अच्छे हो गए। अब जो नए टैरिफ्स आएंगे तो इनके जो एक्सेस प्राइसिंग थी वो थोड़ा सा टेकन केयर ऑफ हो जाएगी, जिससे मार्जिन्स थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आएंगे। अब टैरिफ हाइक कितनी आती है, जैसे लक्ष्मण जी अभी बता रहे थे कि वो देखना पड़ेगा, तो वो सही बात है कि देखना पड़ेगा, लेकिन वैल्यूएशन सस्ते हैं। यहाँ पे गेल में खास करके इस वक्त खरीदारी की जा सकती है और आईजीएल एमजीएल में थोड़ी सी गिरावट में ऐड किया जा सकता है। जी, ये है इन स्टॉक्स पे आपकी व्यू। अच्छा, ये डायरेक्टर साहब बताइएगा मेरे को, ये केन्स किसने कॉल दी थी अभी अभी? केन्स पे मैं देख रहा हूँ 6,000, हाँ सोनी जी की कॉल थी यहाँ पर। मैं एक्टिविटी देख रहा था, मेरे जो टिकर है जो मेरा ऑप्शंस का, उसमें 6500 की कॉल में भी बिल्डअप हो रहा है, 6,000 और 6500, और आपका लक्ष्य है करीब 6,050 का। डीप आउट ऑफ मनी कॉल में भी एक्टिविटी है। आपको लगता है मतलब ये अगर 6,000 का जोन काट गया तो, क्योंकि ऐसा इसने किया है मई में भी, 15 मई के आसपास, तो सोनी जी इतना कन्विक्शन है आपको? जी, मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया है और अगर इनफैक्ट जो 6050 का इनिशियल टारगेट है वो अगर क्रॉस होता है, अप मूव यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है, बट ऑफिशियली हिसाब से हमने इसको 60-50 60-80 के टारगेट्स पे ही अभी के लिए दिया है, बट कंटिन्यू करता है उसके ऊपर। मुझे लगता है पोजिशनली आपको ये टुवर्ड 6200 प्लस लेवल्स भी नजर आता है। शॉर्ट कवरिंग शार्प रहेगा, यहाँ पे मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ कि वो लेवल्स को क्रॉस हो जाएगा। 5800 पे सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, तो एक ये हो गया ये स्टॉक जो अच्छा करता हुआ, और एक दो स्टॉक्स रख देता हूँ, फिर चलेंगे आगे की कुछ डिस्कशंस में। एक बार आप स्क्रीन पे लेके आइए इंडसइंड बैंक। आज दोपहर का जब मैं कार्यक्रम कर रहा था, आई मीन फ्यूचर एक्सप्रेस, उस वक्त एक बड़ा वाइल्ड स्विंग आया था इंडसइंड बैंक में। थोड़ा सा इस पर एक आउटलुक देते हैं मानस का। मानस, पहली बार इंडस, एक सेकेंड, बहुत दिनों बाद इसने इस अपने एवरेज के साथ रिएक्ट किया है, मतलब 100 डेमा पोस्ट सितंबर 2024। आई नो वोलेटाइल है, थोड़ा सा इस पर टिप्पणी करना मुश्किल भी होता है, बट ये बिहेवियर लग कैसा रहा है? आई मीन अ क्लोज अबाउ 865 और 860, क्या इसको किसी एक चेस करने वाले मोड में डाल देगा क्या इंडसइंड बैंक? अब जी, तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये काफ़ी समय के बाद 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है और वहाँ पर वॉल्यूम भी देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर
एक ट्रेड लिया जा सकता है। अगर आप करंट लेवल्स पे ट्रेड ले रहे हैं तो 840 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग साइड पे पोजीशन बना सकते हैं। आई थिंक 920 से 930 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है इंडसइंड बैंक का। बेहतर रहेगा अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो ऑप्शन में ट्रेड ले लें। 860 वाला कॉल ऑप्शन जो 37 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है। और आई थिंक यहाँ पर 75-85 रुपीज तक के टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं। ओके, इंडसइंड बैंक पर फिलहाल ये एक राय 840 का स्टॉप लॉस लगाकर आप 920 930 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खरीदारी की राय यहाँ पे आती हुई। थोड़ी देर पहले हम एड्रेस कर रहे थे सबसे बड़ी खबर। एक बार गेल का चार्ट रखते हैं आपके स्क्रीन पर। वर्टिकल राइज उस खबर के बाद समय, हालांकि आज पूरे दिन ही मोमेंटम में था ये स्टॉक 1.5% की तेज़ी के साथ, लेकिन देखिए अभी भी 2.5% की तेज़ी के साथ कर रहा था कारोबार। और सुबह जब हम रिपोर्ट दे रहे थे तो एनालिस्ट 10% के टैरिफ हाइक का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन 20% तक की संभावनाएं भी जताई जा रही है। और ऐसे में रचना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एनालिस्ट 210 का टारगेट अभी रखा है उन्होंने, लेकिन अगर 20% तक के टैरिफ हाइक हो जाते हैं तो 235 तक भी और 250 तक भी ये स्टॉक का टारगेट आ सकता है। गेल्स अभी चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है? मंजूरी तो मिल गई है टैरिफ हाइक की, लेकिन कितना है वो भी अंदाज़ा नहीं। चार्टिकली कैसा लग रहा है ये काउंटर, और आपके टारगेट क्या होंगे इस पे? जी, इसका जो वीकली वगैरह का चार्ट है दैट इज बेटर, मच बेटर देन द डेली चार्ट। तो मतलब कि ये मीडियम टर्म में ज्यादा बेहतर काम करे थोड़ा। अगर इसको होल्डिंग होराइजन आप एक्सक्यूज मी, होल्डिंग होराइजन अगर 3 to 6 मंथ्स है अगर आपका, तो ये ज्यादा बेहतर परफॉर्म करे, ऐसे चांसेस है। नियर टर्म में वो थोड़ा इधर उधर होएगा, बट मीडियम टर्म में अगर ये 195 को जैसे ही क्रॉस करता है तो एक स्ट्रॉन्ग अपस्विंग जनरेट होना चाहिए, जिसका फर्स्ट टारगेट कुड बी 210 एंड सेकंड टारगेट कुड बी 240। इस तक के सेकंड टारगेट और 210 का टारगेट आप भी एक्सपेक्ट कर रही हैं। तो फिलहाल गेल अभी खरीदारी के लिए पसंदीदा स्टॉक बना हुआ है और इस पर नज़रें बनी रहेंगी। कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं जहां पर अच्छी तेज़ी। एनर्जी पैक, आज ऑयल एंड गैस तो है ही, साथ ही एनर्जी स्पेस में देखिए अच्छी बाइंग है। सेक्टोरल शिफ्ट तो हम देख ही रहे हैं मार्केट में। आज अडानी टोटल गैस में बाइंग देखने को मिलेगी, अडानी ग्रीन, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में बाइंग है, अडानी एंटरप्राइजेस भी आप देखें फोकस में। मानस जी, अडानी टोटल गैस देखें आप, ये काउंटर कैसा लग रहा है आपको? आज अच्छी खासी तेज़ी, 6% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। चेज करने लायक ये पर्टिकुलर काउंटर? देखिए, एक कंफर्मेशन मिला है रिवर्सल का कि स्टॉक ने एक हायर बॉटम बनाया है। अब अगर ये एक बार 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता है, 720 का लेवल निकाल देता है, तो फिर आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी, जिसमें शायद आपको 900-920 तक के भाव भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो बिल्कुल बने रहिए, 630 का स्टॉप लॉस लगा लें। एग्रेसिव होकर खरीदारी 720 रुपए के ऊपर करेंगे और उस केस में 660 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 900 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, होल्ड कर सकते हैं और कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट बताए गए मानस जी की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इंडसइंड बैंक की हम चर्चा भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले। इंडसइंड बैंक को अब जल्द नया सीईओ मिल सकता है। सीईओ को लेकर क्वेश्चन मार्क था, उस पर अब थोड़ी क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। सूत्रों से सीएनबीसी टीवी 18 को मिली है ये एक्सक्लूसिव जानकारी। उनके मुताबिक सीईओ बनने की रेस में 3 मजबूत कैंडिडेट्स अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। क्या है ये डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ ऋतु सिंह मौजूद हैं। ऋतु, बताइए खबर क्या है? अगर एक्सिस बैंक की बात की जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये रहा है कि अगला सीईओ कौन बनेगा, कौन है जो बैंक के अकाउंट्स को क्लीन करेगा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस लाएगा और ग्रोथ के रास्ते पर बैंक को दोबारा ले जाएगा। नाउ हमारे सोर्सेज के मुताबिक 3 क्लियर कंटेंडर्स सामने आए हैं, जिनका नाम है राजीव आनंद फ्रॉम एक्सिस बैंक, अनूप साहा फ्रॉम बजाज फाइनेंस और राहुल शुक्ला फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। सबसे पहले अगर बात करते हैं राजीव आनंद की, उनके पास 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विसेज में। वो एक्सिस ग्रुप के साथ 2009 से हैं और 2013 से एक्सिस बैंक के बोर्ड पर भी हैं। एंड लास्ट रोल जब वो डेप्यूटी एमडी थे, उन्होंने होलसेल और डिजिटल बैंकिंग फंक्शंस को लीड किया था। अभी हाल ही में उन्होंने अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस किया है और अगस्त के पहले वीक में वो एक्सिस बैंक से ऑफिशियली रिटायर हो जाएंगे। एंड अगर उनका नाम सेलेक्ट होता है तो वो इंडसइंड बैंक ज्वाइन करने के लिए भी देयरफॉर अवेलेबल होंगे। इस वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जिनके नाम की बात की जा रही है। उसके अलावा अनूप साहा
बजाज फाइनेंस के करंटली एमडी है, उनके पास भी करीब 25 साल एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मोर देन 30 इयर्स ओवरऑल। 14 साल तक वो आईसीआईसीआई बैंक के साथ थे, उसके बाद 2017 से वो बजाज फाइनेंस के साथ हैं और रिसेंटली ही उन्हें एमडी प्रमोट किया गया था। उन्होंने क्रेडिट कार्ड, मॉर्गेजेस, ऑटो लोन, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, ये सारे वर्टिकल्स का एक्सपीरियंस उनके पास भी है। राहुल शुक्ला एचडीएफसी बैंक का 30 साल से उनका एक्सपीरियंस है। पहले वो सिटी बैंक में थे और 2018 से वो एचडीएफसी बैंक में है, जहां पे उन्होंने पहले कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो संभाला था और अब कमर्शियल और रूरल बैंकिंग के भी हेड हैं। अभी वो बैंक से सबैटिकल पे हैं। तो ये जो 3 नाम है वो बैंक कंसिडर कर रहा है, बट हमारे सोर्सेज के मुताबिक राजीव आनंद और अनूप साहा पर बोर्ड का ज्यादा फोकस है। हमें ये भी पता चला है कि बोर्ड आरबीआई के साथ इनफॉर्मल डिस्कशंस इन नाम को लेकर कर चुका है, लेकिन अब तक उन्होंने ये लिस्ट फॉर्मली आरबीआई को सबमिट नहीं की है। जून 30 रिमेंबर जो डेडलाइन है, उससे पहले आरबीआई ने कहा है बोर्ड नाम सबमिट करे, तो हमने देखेंगे कब ये होता है। जनरली आरबीआई 4 से 8 हफ्ते और इवन लॉन्गर लगाता है बैंक सीईओ नाम अप्रूव करने का, बट गिवन ये एक्सेप्शनल केस है, ये नेम अप्रूवल भी फास्ट ट्रैक किया जा सकता है फ्रॉम आरबीआई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए और ये खबर समझाने के लिए। हालांकि 3 नाम हैं, लेकिन जैसे कि ऋतु कह रही थी कि झुकाव जो है वो राजीव आनंद की तरफ और अनूप साहा की तरफ है। राजेश जी, मतलब मेरे ख्याल से ये लास्ट 5 साल में सबसे पेनफुल स्टॉक रहा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ रिसेंट में, जब इसके साथ जब प्राइवेट बैंक आप देखिए ना कहाँ से कहाँ आ गए। आई मीन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इसके साथ हमेशा कोई ना कोई इशू रहा है। कभी कभी डेरिवेटिव लॉसेस की रिपोर्टिंग, कभी कभी अगर आप देखें तो मतलब कुछ रीजंस के चलते ये सुर्खियों में रहा। लीडरशिप क्राइसिस रहा है इसमें। अब ये अगर लीडरशिप सॉल्व होती है, एक अच्छा चेहरा और अनुभवी चेहरा जो कि बैंकिंग प्रणाली में रह चुका हो, फिर लौट के आए, तो आपको लगता है इंडसइंड बैंक इस वक्त 861 के प्राइस पे कंसिडर करने लायक है? वीरू जी, आपने एकदम सही कहा कि इतना बड़ा बैंक और इतनी अच्छी पहुंच होने के बाद, इतने ब्रांचेस होने के बाद भी इन्वेस्टर्स के लिए पेनफुल रहा। कई कारण थे। जब पहली बार वो डेरिवेटिव्स वाली खबर आई थी तो हमें भी लगा था कि ये वन ऑफ है और रिस्क टेकर्स वहाँ रिस्क ले सकते हैं, बट उसके बाद और 2-3 खबरें आई और अब जबकि नए सीईओस की बातें आ रही है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आज मैं ये मान के चलूं कि जो भी नेगेटिव खबरों का सिलसिला था वो खत्म हो गया है, तो इस वैल्यूएशन पे ये बहुत सस्ता है, क्योंकि लेस देन 1 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। एमएफआई का पेन इस बैंक में हमेशा से रहा है और आगे भी रह सकता है, इसके मैं नकार नहीं सकता, बट इस लेवल्स पे इस वैल्यूएशन पे मैं समझता हूँ कि जो रिस्क टेकर है वो रिस्क ले सकते हैं। जैसे अभी आपके सहयोगी भी बता रहे थे कि कुछ समय लगता है नए सीईओ के नाम के अप्रूवल के लिए फ्रॉम आरबीआई, तो उस पीरियड में एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है जहां ये स्टॉक 900 तक जा सकता है। लेकिन नए सीईओ आने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूं कि वहां कुछ क्लीन अप एक्ट चलेगा, जहां पे हो सकता है कुछ नए नंबर्स डिस्क्लोज हो या कुछ क्लीनिंग अप एक्ट हो, जिसके कारण से उस तिमाही के नतीजे में प्रभाव पड़े, वहां एक अच्छी गिरावट होगी। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहूंगा कि वहां नहीं, मैं अपना प्रश्न मैं प्रश्न ही जोड़ रहा हूँ कि अगर मान लो नया चेहरा आ भी गया, देन पॉसिबली 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर आप ये मान के चलिए कि वर्टिकल राइज नहीं आएगा, वो आके किचन सिंकिंग करेगा, इस बात की पॉसिबिलिटी है ना? बिल्कुल है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब नया चेहरा आएगा तो क्लीन अप एक्ट बिल्कुल रहेगा। तो वर्टिकल राइज तो आप मान के नहीं चल सकते हो, इसमें वर्टिकल राइज होगी जब क्लीन अप एक्ट होने के बाद, तब बुक्स क्लीन हो जाएंगी उसके बाद। मानस, आपका तर्क क्या कहता है? आई मीन अगर किसी के पास है, पैनल में एक सज्जन है, उनके पास है भी है, उनकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग में है, मैं इसलिए उनके पास नहीं गया, अदरवाइज जाता, क्या एवरेज आउट करना चाहिए अपने आप को? देखिए, ट्रेडिंग के मौके दिखते हैं। अभी तक मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है जिससे कॉन्फिडेंस लेके हम यहाँ पर 6 से 8 महीने के लिए कोई पोजीशन बनाए। और स्पेशली जब स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता रहे, तब तक तो आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बढ़िया ट्रेडिंग कॉल जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही मेजर किया कि 900 से 950 तक की भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पर 200 मूविंग एवरेज है। तो आप केवल 100 रुपए की तेजी के लिए खेल सकते हैं, लेकिन
मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी मेरा समझना थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी थोड़ा सा इंतजार करें, लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे और लेवल्स भी बता दिए गए हैं। अब कविता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं पैनल में। कविता जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अभी का ट्रेड क्या होगा आपकी तरफ से? Hi, good afternoon, Shreya. Good afternoon, everyone. So, healthcare से Max Health is looking good. बहुत अच्छा कंसोलिडेशन से बाहर आया काउंटर और एक आज कंफर्मेशन भी देता हुआ दिख रहा है। प्राइस राइज, वॉल्यूम राइज अच्छा दिख रहा है। 1294 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। 1320, 1300 के प्राइस टारगेट की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। पोजिशनिंग 1275 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1320। एज अ डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ एज अ मिड डे शेयर किया है। मैक्स हेल्थ केयर, और आपको याद होगा कल सुबह आशीष और मैं जब बात भी कर रहे थे मॉर्निंग कॉल, नहीं सीएस सौदा में, मैं आपको एक चार्ट रखा था मैंने आपकी स्क्रीन पे, दैट्स निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स। एम्फेसाइज कीजिए उस पर। कल हमने बात की थी फोर्टिस पे, आज मैंने टीम में लिया मैक्स को भी, और अपोलो भी टीम में शामिल था मेरे। जस्ट आई थिंक इंडेक्स जो है ना वो बहुत खूबसूरत पिक्चर दे रहा था। एंड लुक एट अपोलो हॉस्पिटल्स। आपकी राय क्या होगी अपोलो हॉस्पिटल्स पे? दोनों ही काउंटर में टेक्निकल ब्रेकआउट है, बट सोनी जी, अपोलो इस ड्रीम ब्रेकआउट के बाद किसी जुलाई में स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल में फोकस करेंगे क्या आप? नेगेट कॉल सिंस इट्स अ फ्लैग ब्रेकआउट, या फिर अगर आप स्प्रेड क्रिएट करना चाहें तो स्प्रेड के लिए भी आप अपनी राय दे सकती हैं, बट प्लेन मनीला कोई स्ट्रेटजी, मतलब सीधे सीधे कॉल खरीद लें इसकी कोई? वीरेंद्र जी, काफी स्ट्रॉन्ग अच्छा ब्रेकआउट आया है अपोलो हॉस्पिटल में, और मुझे लगता है कि 7000 एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा सीरीज के लिए। अपसाइड में एनीवेयर टुवर्ड 7600 टू 7800 पोजिशनल बेसिस पे नजर आ रहा है। सो यहाँ पे अगर चाहें तो 7400 की थोड़ी सी डीप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है, बट वहां पे मुझे लगता है कि एक बार टेस्ट हो सकता है। सो 7400 की कॉल ऑप्शन जो कि टुवर्ड्स 115 118 के रेंज पे चल रहा है, वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टीप स्टॉप लॉस रहेगा बिकॉज ये पोजिशनल प्ले है, सो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस टुवर्ड 65 रहेगा। अगर अपोलो हॉस्पिटल पोजिशनली टुवर्ड 7600 प्लस लेवल्स टेस्ट करता है, सो यहाँ पे आपका टारगेट्स हो जाएंगे 190 और 225। सो आई थिंक 7400 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, 7400 वाले कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल पे। फिलहाल ये राय आपके लिए आती हुई। चलिए अब कैश कॉल्स की शुरुआत करते हैं, और हमारे साथ रचना जी हैं, मानस जी हैं, गाबा जी हैं, ये टॉप कैश कॉल्स देंगे। गाबा सर, शुरुआत आपसे बताइए, आपका टॉप कैश कॉल क्या होगा? आई थिंक यहाँ पर एक स्टॉक है इंद्रप्रस्थ मेडिकल। ये ट्रेड कर रहा है 440 जोन्स के आसपास, बहुत ही बढ़िया सेटअप है। टॉप लगाना चाहिए 432 का, करीब 8 रुपए का, उसको छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल से 460 तक जा सकता है ये इंद्रप्रस्थ मेडिकल। यस, 532150 इसका बीएससी कोड। नहीं, समझ गया सर। इंद्रप्रस्थ मेडिकल आपकी स्क्रीन पे 442.90 पे ट्रेड करता हुआ। अभी ये प्राइस जो है वो फरवरी 2025 के बाद के अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ। तो मानस के पास चलते हैं। मानस, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं कैश कॉल में आज? तो देखिए, करोवेशिया में खरीदारी करने की राय रहेगी। करोवेशिया बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी समय से हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे थे। हमने करीब 7-8 सेशन में कंसोलिडेशन देखा, लेकिन आज फाइनली एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 254 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 270 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। जी, आपने क्या पिक किया आज कैश स्टॉक्स में? जी, मेरी तरफ से इंडिया सीमेंट्स रहेगा। इंडिया सीमेंट्स को हम बाय करेंगे 343 के करीब है ये। हम इसमें 339 का ऐसे लगा के इसको लॉन्ग करके ले जाएंगे, एंड इसमें हमारा टारगेट होगा 353। ओके, चलिए, तो ये इस समय इंडिया सीमेंट का भी, ये भी एफएनओ का स्टॉक हुआ करता था, अभी नहीं है। खैर, एनीवे, चलिए मार्केट में अब मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, शानदार। आज देखिए कितने ट्रेड्स सुबह से जो पिक हुई उनमें शानदार आपको मोमेंटम दिखाई देगा। अदानी टोटल गैस अब वापस डे हाई के करीब 6% ऊपर। एशियन पेंट्स, ये अच्छा, इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था एक्चुअली। श्रेया, शो की शुरुआत में थोड़ा सा टाइम की कमी थी इसके लिए। आई थिंक आज जो एशियन पेंट्स का मूव आया है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका अगर आप 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो आज सुबह बहुत लोग ये बात कह रहे थे कि
अब ये एशियन पेंट्स के लिए एक और फिर नेगेटिव हो गया, क्योंकि अब एक और कंपटीशन बड़ा हो गया। अब ये सब भाव में है, अब कंपटीशन वगैरह हो गया, भाव में है। आई थिंक मार्केट ने इसको इस तरीके से पढ़ा है कि अब कंसोलिडेशन हो रहा है और अब आगे जाकर हम एक उस स्टेज पर हैं। देखिए, ना तो JSW पेंट ना ही कुमार मंगलम बिरला चैरिटी करने कोई नहीं आया, सब पैसा बनाने आए हैं। सबने बस एक चीज़ देखी, सबने एक चीज़ ये देखी, यार एक ऐसी इंडस्ट्री इसमें एक ही बंदा 40% के मार्जिन पे 70% का मार्केट शेयर लेके बैठा है, तो क्यों ना उसको डिसरप्ट किया जाए। जब आप डिसरप्ट करते हैं किसी इंडस्ट्री को, तो आप ऑब्वियसली उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, मार्जिन तोड़ते हैं। तो और एशियन पेंट्स भी ऑब्वियसली अपनी ज़मीन नहीं छोड़ने वाला है, तो इसके लिए उसने भी कहा ठीक है, मैं कम मार्जिन पे काम करूंगा, लेकिन तुमको इतने आसानी से मार्केट शेयर नहीं लेने दूंगा, है ना। बिल्कुल। तो टेलीकॉम के टाइम पे भी यही हुआ था। अब जब जियो आया तो जियो ने शुरू में पूरा मुफ्त बांटा ना। अब आज मुफ्त मिलता है क्या किसी को कुछ? आज तो सारे के सारे सभी मतलब जो 2-3 प्लेयर्स हैं सभी ठीक ठाक रेट चार्ज कर रहे हैं। तो हाँ, जो एक एनेक्डोटल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मार्जिन पर ये कंपनियां काम कर रही थी, शायद अब उस पर काम ना करें। हो सकता है अब 40 के बजाय आगे जाकर 25% या 26% न्यू नॉर्मल हो। उसके हिसाब से स्टॉक्स एडजस्ट हो चुके हैं, उसके हिसाब से स्टॉक्स गिर चुके हैं। और ये आई थिंक एविडेंस पिछले 2 क्वार्टर के नंबर्स में भी था, जब स्टॉक्स ने थोड़ा सा गिरना बंद कर दिया था। आप एक काम करते हैं, इस पर एक व्यू लेते हैं। राजेश जी, क्या व्यू होगा इस पर अब आपका आज की खबर के बाद और एशियन पेंट्स पर? देखिए, रिसेंटली हमने इसमें बाय कॉल जनरेट की है एशियन पेंट में, करीब 2200 साढ़े 2200 के भाव के आसपास। और हम समझते हैं कि ये जो लगातार पिछले 1 साल से या उससे थोड़े ज़्यादा समय से ये चल रहा है ना कि ग्रासिम आ गया, एस्ट्रल आ गया, JSW भी आ रहा है, ये सारे भाव पे डिस्काउंट है। मेरी आज सुबह ही मेरी कंपनी में किसी से बात हो रही थी और मैंने कहा एशियन पेंट लेने का, तो कहा ये सब आएँगे। अरे भाई, ये सब आएँगे तो 3500 से ऑलरेडी 2300-2200 पे आ चुका है। तो हर दिन वही स्टोरी तो चलने वाली नहीं है कि मार्जिन्स कम हो जाएँगे, मार्केट शेयर छूट जाएगा, प्लेयर्स बढ़ जाएँगे तो मार्केट भी तो बढ़ रहा है। आज आप देखो रियल्टी में कितनी बढ़त हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़त हो रही है, तो ऑब्वियसली पेंट की खपत बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी डिस्काउंटेड है सब कुछ प्राइस में। क्रूड कई महीनों से 60-70 के बीच में चल रहा है। कुछ दिनों के लिए बीच में 80 तक गया था, लेकिन वापस कूल डाउन हो गया है। ओपेक प्लस ने ये लगातार कहा है कि वो प्रोडक्शन बढ़ाएँगे, अगले महीने 4,11,000 बैरल्स के प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं। तो क्रूड से भी कोई बहुत चिंता नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। आप कम से कम 6 से 9 महीने का नज़रिया रखें। मेरा अनुमान है कि कम से कम 2800 साढ़े 2800 के ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये इस समय एशियन पेंट्स पर व्यू। इस बार एक बार इस डील को पूरा वापस समझ लेते हैं यतिन के साथ। तो JSW पेंट्स ने एक्सो नोबल के एक्विजिशन का अनाउंसमेंट कर दिया है। अगर हम बात करें तो एक्सो नोबल में 74.76% हिस्सा JSW ग्रुप खरीदेगा। अगर हम ओपन ऑफर प्राइस की बात करें तो 3417 रुपए के आसपास का है और एक्विजिशन प्राइस 2762, यानी जो मार्केट प्राइस है उससे काफी डिस्काउंट पे होता हुआ नजर पड़ रहा है। कुल मिला के जो डील वैल्यू है वो है 9,400 करोड़ रुपए और 1 करोड़ से थोड़े ज्यादा शेयर्स में आपको ओपन ऑफर आती हुई नजर पड़ेगी। अगर हम एक्सो नोबल की बात करें तो ड्यूलक्स ब्रांड इनके साथ चलता है और कहीं ना कहीं 35% रेवेन्यू इनका आता है इंडस्ट्रियल सेगमेंट से और चौथी सबसे बड़ी पेंट कंपनी ये काउंटर आपको बनती हुई नजर पड़ रही है। अगर हम एक्सो नोबल की बात करें तो अभी 5700 शेयरों में प्रेजेंस है, जो 2 साल में बढ़ के लगभग 8000 हो जाएगा और JSW पेंट्स का भी काफी एग्रेसिव रेवेन्यू एक्सपेंशन टारगेट है। ये टारगेट कर रहे हैं 5000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू FY26 में। अगर हम बात करें पेंट्स में कौन कौन सी कंपनियां हैं तो एशियन पेंट्स और बर्जर 50% से दोनों कंपनियों का ज्यादा मार्केट शेयर है। JSW, कंसाई नेरोलैक जैसे छोटे प्लेयर्स भी यहां अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं कंसोलिडेशन के जरिए। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और शायद यहां कंसोलिडेशन इसीलिए दिख रहा है। लगभग यहां से 1.5 गुना ज्यादा 5 साल में पेंट इंडस्ट्री हो जाएगी, लगभग $16.5 बिलियन के आसपास, जहां 70% जो है डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट से रेवेन्यूज आते हुए नजर पड़ेंगे। अगर हम रेवेन्यू के इस तर्ज पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट देखें तो ये मार्केट शेयर आपके स्क्रीन पे, जहां एशियन पेंट्स और बर्जर का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर बनता हुआ नजर पड़ रहा है और वैल्यूएशन के लिहाज से भी पूरा का पूरा इंडस्ट्री जो है ये 40 से 50 के मल्टीपल पे चलता है। और कंसाई नेरोलैक और एक्सो नोबल की बात करें तो 30 से 35 के पी पे ये स्टॉक्स अभी ट्रेड कर रहे हैं, जहां हम देखेंगे कि बिरला ओपस सबसे बड़ी निवेश की योजना बना रहा है, लगभग 10,000 करोड़ का केपेक्स। तो देखते हैं JSW पेंट यहाँ कैसे कैचअप करता है। ओके, तो ये इस समय
ये बड़ी डील। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। सोनी जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, फिर चलेंगे हम मानस जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, कविता जी के पास चार्ट का चमत्कार और राजेश अग्रवाल जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो सोनी जी बताइए आपका ट्रेड आज का सस्ता ऑप्शन। अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ ऊनो मिंडा की 1120 कॉल ऑप्शन जुलाई सीरीज, वहां पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 32, टारगेट है 68 का पहला टारगेट, उसके ऊपर सस्टेन करता है देन टुवर्ड्स 78 और 82 के दो टारगेट्स नजर आ सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ पे बन रहे हैं, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है और 1120 के ऊपर अगर निकालता है तो अप मूव टुवर्ड्स 1160 1185 के लेवल्स पे भी नजर आ सकते हैं। सो यहाँ पे 1120 के कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो याद होगा 2 बजे एग्जैक्टली जो मेरी समरी थी उसमें पहला स्टॉक था यूनोमिंडो 1095 का भाई था, 1115 हो गया और सेकंड टॉप ओआई गेनर था ये। वाइल्ड मूव इस वक्त है। अब चलते हैं दूसरे ट्रेड के लिए, मानस जी के पास एफएनओ सुपरस्टार। मानस जी क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए इंडिगो में वीरेंद्र जी खरीदारी करनी है। इंडिगो में एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है और आई थिंक इस मूव के बाद आपको करीब 500 से 600 रुपए का मूव आपको इंडिगो में देखने को मिल सकता है। फ्यूचर में ट्रेड लेना हो तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 5799, 5799 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 5950, 5950 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इसके इंडिगो के फ्यूचर में। ऑप्शन में एट द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे। 5800 वाला कॉल ऑप्शन 200 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 174 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 250 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, इंटरग्लोब एविएशन एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस जी की पिक डिहाई पे कर रहा है कारोबार, इसे आपके फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। रचना जी आप बताइए आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? मेरी तरफ से चार्ट के चमत्कार के लिए विल चूज कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में हम 2222 पे बैठे हुए हैं फ्यूचर्स पे। यहाँ पे हम 2210 का ऐसे लगा कि इसके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 2230 एंड 2240। ओके, मिड कैप फंडा के लिए अब राजेश अग्रवाल जी के पास चला जाए। राजेश जी बताइए क्या पिक किया आपने? अनुज जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से भारतीय हेक्सा के साथ जाना चाहेंगे। ये कंपनी राजस्थान में और नॉर्थ ईस्ट में मोबाइल सेवाएं देती है और जिस तरीके से टैरिफ हाइक हुए हैं, डेटा कंजम्पशन बढ़ा है, उस कारण से इनके नंबर्स भी में सुधार आया। चौथी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो 6% के आसपास आरपू में सिक्वेंशियल गेन देखी गई। मार्जिन्स में बहुत अच्छा जंप आया बावजूद इसके कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। पूरे साल की जो अर्निंग्स आई वो 29 रुपये 87 आई, 10 रुपये 9 पैसे के सामने। और जिस तरह की लोअर पेनिट्रेशन है मोबाइल की और ब्रॉडबैंड सर्विसेज की इनके सर्कल्स में राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट में, मैं समझता हूँ अच्छा अपसाइड बनता है क्योंकि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत आए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि फ्री कैश फ्लो कम से कम 2000 करोड़ रुपए का आया था पिछले साल। ये स्टॉक 2100 के टारगेट के साथ खरीदारी की जा सकती है। समय अवधि 6 से 9 महीने की रखी। ओके, भारतीय हेक्साकॉम। चलिए मैं शुरू से जो हमने क्रम में ट्रेड्स पिक किए वो रख देता हूँ आपकी स्क्रीन पे। सोनी पटनायक जी ने आज सस्ता ऑप्शन पिक किया, यूनोमिंडा की कॉल 1120 की स्ट्राइक, बहुत ही इम्प्रेसिव वाइडेशंस 236 पे ट्रेड करती हुई। और कुछ गलती थी क्या? मेरे ख्याल से प्रीमियम गलत था, मैं भी देख के चौंक गया एक बार के लिए क्योंकि वो स्लाइड वो। अब चलते हैं मानस जी के पास और आज का वो एफएनओ सुपरस्टार था और 5950 का लक्ष्य और करीब 5850 पर ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद आया आज का रचना वैद्य जी का चार्ट के चमत्कार, कोटक महिंद्रा बैंक फ्यूचर्स 2230 2240 के लक्ष्य के लिए, 2210 का स्टॉप लॉस। राजेश जी ने अभी पिक किया भारतीय हेक्साकॉम। और चीज़ें जो अच्छी लग रही हैं, यूनोमिंडा बात करते करते डे हाइपर है, ये एक बार लेके आइए जरा प्लीज़ स्क्रीन पे। एसआरएफ स्ट्राइक करता हुआ ऑल टाइम हाई, पॉसिबली यस, एसआरएफ एट ऑल टाइम हाई। और ये जो राइजिंग चैनल है उसके मतलब चलती हुई ऊपर की तरफ चैनल, उसके भी हाइस को बाइसेक्ट करता हुआ, यानी अपनी राइजिंग ट्रेंड लाइन से भी बाइसेक्ट करके बाहर निकलता हुआ। आप कैसे इसको ट्रेड करना चाहेंगे कविता जी? बहुत स्ट्रॉन्ग मूव 3170 डे हाई पर, फ्यूचर्स और ऑप्शंस पे आपका टेक। तो वीरेंद्र जी ये अपने हाइस को अभी निकालते हुए है। 3180 के लेवल को अगर ये सरपास कर देता है
तो यहाँ पर 50 to 60 पॉइंट्स का क्विक मूव आते हुए दिखेगा। सो इन केस अगर ये 3180 के लेवल को निकाल देता है तो 3230 3240 के प्राइस टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है इन फ्यूचर्स। इन दैट केस स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें 3160 का। ओके, SRFD हाई पर कर रहा है कारोबार 3170 के लेवल पर, और यहाँ पे खरीदारी की राय आते हुए कविता जी की तरफ से। कुछ और स्टॉक की बात करते हैं जहाँ पे अच्छी बाइंग आज के सत्र में देखने को मिल रही है। जियो फाइनेंशियल, देखिए कल भी ये स्टॉक अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा था और आज भी इसमें शानदार रैली देखने को मिल रही है। 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। लेकिन आज एक खबर भी है। खबर क्या है, तो जियो ब्लैक रॉक को सेबी से स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार शुरू करने की मंजूरी मिल गई है, और इस पॉजिटिव खबर के बीच आज एक्शन भी देख रहे हैं हम इस पर्टिकुलर काउंटर में, जियो फाइनेंशियल में। लेकिन इस खबर को और डिटेल में समझते हैं मिताली के साथ। मिताली, बताइए क्या है खबर? जी, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। दरअसल जो जेवी है जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग की, उन्हें सेबी से अप्रूवल मिल गया है टू वर्क एज ए स्टॉक ब्रोकर। ये डेवलपमेंट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक के जॉइंट वेंचर के लिए एक और बड़ा रेगुलेटरी माइलस्टोन साबित होगा। इस अप्रूवल के बाद जियो ब्लैक रॉक का जो ये जेवी है, ये इंडियन इन्वेस्टर्स को कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट सोल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए अब तैयार नज़र आ रहा है। इससे पहले इसी महीने में जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को सेबी से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के रूप में भी यहाँ पे सर्टिफिकेट और अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया था। जनवरी 2025 में दोनों पार्टनर्स ने मिलकर करीबन 117 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के बिजनेस में किया था। जुलाई 2023 में हमने देखा कि जियो फाइनेंशियल और यूएस बेस्ड ब्लैक रॉक ने 50-50 जेवी अनाउंस किया था, जिसका फोकस इंडिया के एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में एक एंट्री के रूप में था, और डिजिटल फर्स्ट मॉडल के थ्रू इन्होंने एंट्री यहाँ पे ली है। सेबी के अक्टूबर 4, 2024 के इन प्रिंसिपल अप्रूवल के बाद दोनों ने अक्टूबर 28, 2024 को एएमसी इनकॉर्पोरेट करी। लेकिन आज जो तेज़ी देखने को मिल रही है उसका मेन कारण यही है कि इनको सेबी से स्टॉक ब्रोकिंग का जो अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया है, उसके कारण आज अच्छा मोमेंट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अच्छा मोमेंट है। शुक्र मिताली जानकारी के लिए। जियो ब्लैक रॉक अब स्टॉक ब्रोकर के तहत काम कर सकता है, सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, जियो फाइनेंशियल जो स्टॉक है हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। राजेश अग्रवाल जी, आपने खबर सुनी और जियो ब्लैक रॉक को अब एज ए स्टॉक ब्रोकर काम करने की मंजूरी मिल गई है सभी की तरफ से, और जियो फाइनेंशियल इस बीच अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। आपके रडार पर है ये क्या स्टॉक? क्योंकि कल भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, मोमेंटम लग रहा है स्टॉक पे, आपका व्यू? श्रेया जी, जिस दिन से लिस्टिंग हुई है हमने उस दिन से इसमें खरीदारी की सलाह दी है, और आगे भी हम समझते हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। कम से कम 2-3 साल का समय रखें, क्योंकि कंपनी के प्लान्स बहुत बड़े हैं। चौथी तिमाही में नंबरों में सुधार देखा गया, 2% के आसपास इंटरेस्ट इनकम में बढ़त थी, नेट प्रॉफिट में बढ़त थी। अब जबकि ब्रोकिंग के साथ जो मंजूरी मिल गई है ब्रोकिंग के लिए और क्लियरिंग हाउस के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप अप हुआ है। एएमसी का इन्हें लाइसेंस मिल गया है, लैस में लोन अगेंस्ट शेयर डिजिटल के थ्रू कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात की जो रिलायंस के ट्रेजरी शेयर इनके पास हैं, बड़े-बड़े नाम कंपनी में जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी एनबीएफसी है जो आपको लंबी अवधि में बहुत अच्छे पैसे दे सकती है। तो यहाँ पे हमारी लगातार खरीदारी की सलाह रही है, और इतनी बढ़त के बाद भी हम समझते हैं कि अपसाइड बहुत बचता है। समय अवधि आपको थोड़ी लंबी रखनी पड़ेगी और स्टॉक में बने रहना चाहिए। ओके, स्टॉक में बने रहना चाहिए, ये इस समय राजेश जी की एडवाइस। ध्यान रखिएगा, जियो फाइनेंशियल उसी ग्रुप को बिलोंग करती है जो इस चैनल की भी ओनरशिप जिनके पास है, तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चार्ट पे कैसा प्लेस्ड है जियो फाइनेंस? आई थिंक सुबह कॉल भी थी जियो फाइनेंशियल पर। मानस, एक बार आप चार्ट देखिए जियो का। तो देखिए, व्यू तो अभी बहुत पॉजिटिव है। आई थिंक 2 दिन पहले भी मैंने रिकमेंड किया था, पिछले करीब 5-6 दिन में 2 बार तो मैं रिकमेंड कर चुका हूँ, और चार्ट्स तो अभी भी काफी अच्छे लगते हैं। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, और उसके बेसिस पे अगर टारगेट सेट करने हो तो वो 375 के आसपास के आते हैं। लेकिन 3 दिनों की रैली हो गई है, तो करंट लेवल्स पे नहीं, डिप पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कोई डिप मिले 315 रुपए के आसपास तो वहां खरीदारी करें, और फिर आप स्टॉप लॉस 304 रुपए का भी लगा सकते हैं। फिर आप टारगेट भी बड़े सेट करिए 375 से 385 रुपए के। ओके, चलिए अब एक काम कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को एक बार वापस जोड़ लेते हैं। आज लक्ष्मण जी ओवरड्राइव में हैं, एक और एक्सक्लूसिव खबर हमारे लिए लेकर आए हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए।
जी गुड आफ्टरनून। दरअसल मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार स्टील सेक्टर के लिए 2 नई पॉलिसी लेकर के आने जा रही है। एक पॉलिसी है जो न्यू स्टील पॉलिसी 2025 कहलाएगी, जिसके तहत स्टील का प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर होगा। दूसरी जो पॉलिसी वो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉलिसी वो है ग्रीन स्टील प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। दोनों की डिटेल आपको बताऊं। जो सबसे पहले ग्रीन स्टील प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, ये अपने आप में बिल्कुल नई पॉलिसी आ रही है। इसके तहत ग्रीन स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। जितने भी सरकारी टेंडर होंगे वहां पे ग्रीन स्टील का प्रोक्योरमेंट जरूरी किया जाएगा और उसमें स्टील का एक ग्रेड होता है 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो इसमें 3 स्टार स्टील का 20% प्रोक्योरमेंट जरूर किया जाएगा, 4 स्टार स्टील का 5% प्रोक्योरमेंट जरूर किया जाएगा और 5 स्टार का 1% प्रोक्योरमेंट जरूर किया जाएगा। दरअसल ये स्टार जो होता है वो जिसमें कार्बन एमिशन कम होते हैं उसको ज़्यादा बेहतर स्टील माना जाता है और उसको ग्रीन स्टील की कैटेगरी में ऐसे स्टार किया जाता है। तो इसका मूल मकसद है कि ग्रीन स्टील का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, ये कोशिश है। इसका ड्राफ्ट कैबिनेट नोट जारी हो गया है, मंत्रालयों सलाह मशविरा मांगा जा रहा है। बहुत जल्द इस पर अंतिम फैसला हो सकता है कैबिनेट से। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है स्टील सेक्टर के लिए वह है न्यू स्टील पॉलिसी 2025। इसके तहत 2035-36 तक स्टील का उत्पादन क्षमता 400 मिलियन टन तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 3 बातों पर विशेष जोर होगा। ओवरसीज एक्विजिशन पर खास फोकस किया जाएगा, नई टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर दिया जाएगा, हाइड्रोजन बेस्ड स्टील और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ क्वालिटी पर और नई टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो दोनों ही पॉलिसी का ड्राफ्ट कैबिनेट नोट तैयार हो गया है। बहुत जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये महत्वपूर्ण खबर, एक बार जरा पूरा का पूरा स्पेस रखिएगा मेटल्स का। और कल जैसे कि सुबह सुबह डिस्कस भी कर रहे थे कि एक ड्रीम ब्रेकआउट था कल मेटल स्पेस में। पूरा जरा टाटा स्टील लेके आइए स्क्रीन पे, उसके बाद लेके आइए JSW स्टील। राजेश जी, आपने सुना भी लक्ष्मण जी को अभी रिगार्डिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टील, ग्रीन स्टील को अगर आप देखें उसकी तवज्जो दी जाएगी ज़्यादा। बट मैं पूरे मेटल स्पेस को ही जब लक्ष्मण जी बात कर रहे थे ना, चार्ट के लिए देख रहा था। आप लोग मेटल्स को चेस कर रहे हैं क्या इस वक्त? वीरू जी, मेटल एज ए प्ले बहुत अच्छा है, नो डाउट। और जिस तरीके से नई पॉलिसीज वगैरह आएंगी उससे बढ़ावा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रही है, ऑटो में ग्रोथ हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि स्टील की खपत बढ़ेगी। और वर्ल्ड स्टील ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कहा है कि भारत में स्टील की खपत बढ़ने वाली है। लेकिन मैं लक्ष्मण जी की दूसरी बात जो थी ग्रीन स्टील, उस पर ज्यादा महत्व देना चाहूंगा। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के द्वारा जो स्टील बनाई जाएगी, क्योंकि वो डीकार्बनाइजेशन के काम करेगी और इंडस्ट्री का और सरकार का जब रवैया उसे बढ़ावा देने के लिए है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं वो कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा। अब ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने की सिर्फ 2 कंपनियां भारत में हैं, एक HEG, एक ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट पे हमारा ज्यादा जोर रहेगा क्योंकि हमें लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से वो ज्यादा बेहतर स्थिति में है। 6 प्लांट उनके इंडिया में है, एक जर्मनी में, 98,000 टन की उनकी कैपेसिटी है। अब EF रूट से जो भी स्टील बनती है वहां पर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लगते हैं और क्रूड नीडल कोक उसमें लगता है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने में। और क्रूड चूंकि बहुत नीचे के लेवल्स पे, जो थोड़ी देर हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे, उसका फायदा इन्हें बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। अब आज ऐसी खबरें आई कि चाइना में कुछ फैसिलिटीज जापान की एक कंपनी बंद कर रही है, उस कारण से यहाँ उछाल देखा गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस उछाल के बाद भी अगर किसी की थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया हो तो ग्रेफाइट में खरीदारी कर सकता है। ओके, चलिए ग्रेफाइट में खरीदारी कर सकते हैं, ये इस समय राय आती हुई। एक काम करेंगे, अब एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद सुंदरम म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड मैनेजर रोहित सेक्सरिया हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक। सुंदरम म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड मैनेजर रोहित सेक्सरिया हमारे साथ जुड़े हैं, जो इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट में 21 सालों का अनुभव रखते हैं। इंडिया फोकस फंड मैनेज करने के साथ साथ प्रोग्रेस कैपिटल और मैच पॉइंट जैसे एशियन हेज फंड के साथ काम करने का एक्सपीरियंस रोहित के पास है। रोहित जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट में अब इस समय आप क्या व्यू रख रहे हैं? क्या इन लेवल्स पर आप ऐड कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा कैश रेज कर रहे हैं? क्या व्यू होगा? देखिए, अगर मार्केट में हम देखें तो एक बार मार्केट चला है, बट
मैक्रो लेवल पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए काफी पॉजिटिव है चीजें हुई हैं। रिजर्व बैंक ने रेट कट किया है, उसने रिजर्व बैंक ने लिक्विडिटी इंप्रूव की है। इन सब का असर इकोनॉमी पे दिखने मिलेगा, उसमें 6 महीने बाद एटलीस्ट देखने मिलेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमारी इंप्रूव होगी, ये आरबीआई ने जो एक्शन लिया है उसके कारण। सरकार ने भी टैक्स कट किया था, उसके कारण कंजम्पशन इंप्रूव होना चाहिए। हमारे हिसाब से जो नया फेस्टिव सीजन आएगा सितंबर से, वहां से हम कंजम्पशन में इंप्रूवमेंट देखेंगे। और क्रूड प्राइसेस भी इजराइल ईरान युद्ध के खत्म होने के बाद वापस से गिरे हैं, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि हमारी ओवरऑल ग्रोथ रेट इंप्रूव होगी, तो इसलिए बाजार पे हम अभी भी पॉजिटिव हैं। रोहित जी, आप बाजार पे तो पॉजिटिव हैं, मुझे लग रहा है कि आप और भी ज़्यादा सकारात्मक नज़रिए रखते हैं रिगार्डिंग दिस फेस्टिवल सीजन। मैं सीधे कूदता हूँ जिनको सबसे ज़्यादा फायदा होता है इससे, तो आपका ज्वेलरी स्पेस पे या फिर ऑटो स्पेस पे क्या व्यू है इस वक्त, जहाँ सीधे सीधे अगर आप देखें फेस्टिवल डिमांड जो है वो स्ट्राइक करती है? जी, दोनों ही स्पेस पे पॉजिटिव व्यू है। ज्वेलरी स्पेस ऑलरेडी, क्योंकि सोना काफी अच्छा मूव किया है, तो ज्वेलरी स्पेस ने अच्छा किया है, ग्रोथ अच्छी रही है। और आगे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्वेलरी स्पेस अच्छा करती रहेगी। एक ज्वेलरी स्पेस में एक और ट्रेंड देखने मिला है कि जो ऑर्गेनाइज्ड लिस्टेड प्लेयर्स हैं, उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी और नई डिजाइनें ला पा रहे हैं, तो वो भी कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ऑटो स्पेस की बात करें तो ऑटो स्पेस भी काफी हम लोग बुलिश व्यू है, स्पेशली अगर 4 व्हीलर्स में जिनके पास नए मॉडल, जो नए अच्छे मॉडल्स लाएंगे, वो कंपनियां बेटर करेंगी ऑटो स्पेस में। और ऑटो स्पेस में तो अगर आप देखें तो नेक्स्ट ईयर पे कमीशन का भी आएगा फाइनल आउटकम, तो उसमें भी आप देखोगे कि हमेशा ऑटो कंपनियां अच्छा की हैं। ऑटो कंपनियां साल 2 साल उनकी सेल्स काफी बढ़ी है, तो वो फायदा भी ऑटो कंपनीज को मिलेगा। ओके, रोहित जी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कुछ स्पेस बताई जहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकती है और वहाँ पे स्थिति सुधर सकती है, लेकिन क्योंकि आप बाजार पे पॉजिटिव हैं, कोई ऐसा स्पेस जो अभी फिलहाल रेड फ्लैग नज़र आता हो आपको, जहाँ पे अभी दूरी बना लेनी चाहिए, जहाँ पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, कोई ऐसा स्पेस आपके रडार पर? जी, ऐसा स्पेस ओवरऑल मैंने बताया, जनरली ग्लोबल सिक्लिकल्स जो हैं, मेटल्स हुआ या इंडस्ट्रियल गुड्स हुए, उसमें थोड़ा हम अंडरवेट हैं, क्योंकि बेसिकली जहां ग्लोबल इकोनॉमी में कितना आपका उतार चढ़ाव काफी ज्यादा चल रहा है यूएस के कारण। एक तो कि आपके ट्रम्प के टैरिफ्स किस तरह से फाइनली सेटल होते हैं, और उसके कारण ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ का क्या हिसाब रहता है, उसमें अभी बहुत मुश्किल है एक क्लियर कट पिक्चर बनाना। तो इसलिए जितने ग्लोबल सिक्लिकल्स हैं उसमें हम अभी अंडरवेट हैं। ओके, रोहित जी ठीक है, इन ग्लोबल सिक्लिकल स्पेस पे आप अंडरवेट हैं, आपने ये कहा। कुछ स्पेस की बात करते हैं जहाँ पर हमने अच्छा मोमेंटम देखा है। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स की बात करते हैं, इसमें वॉर प्रूफ स्पेस माना गया है, इसको कोई फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आया और शानदार रैली हमने इस पूरे स्पेस में देखी। BSE, MCX देख लीजिए, कैम, CDSL सभी में तेज़ी थी। इस पूरे स्पेस में आपको और पोटेंशियल नज़र आ रहा है क्या? स्टीम बाकी है, अभी भी बेट लग सकती है यहाँ पे? आपकी राय? जी, मेरी राय में एक्चुअली कैपिटल मार्केट स्पेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। कैपिटल मार्केट स्पेस अभी मार्केट जस्ट लास्ट 1-2 साल की ग्रोथ को लेकर के मार्केट ये मान रहा है कि यह ग्रोथ हर साल चलती रहेगी इसी रेट पे। कैपिटल मार्केट स्पेस भी सिक्लिकल होता है, वहां पे ग्रोथ ऊपर नीचे होती है। तो मार्केट अभी जिस तरह से इनको वैल्यूएशन कर रहा है, वो वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसलिए कैपिटल मार्केट स्पेस पे हमारा अंडरवेट है अभी। कैपिटल मार्केट स्पेस में आप अंडरवेट हैं। अच्छा रोहित जी, एक और चीज़ है, जिस फेस्टिवल डिमांड की या फिर अच्छी डिमांड की, यहाँ से 3 से 4 महीने के अंतराल में आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप हाउसिंग को, रियल स्टेट को और रियल स्टेट की फाइनेंसिंग कंपनी जो करती हैं
HFCs हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, यहाँ पे क्या आउटलुक रखते हैं इस वक्त? देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे आउटलुक पॉजिटिव है कि रेट कट्स हो रहा है। तो रेट कट्स में हाउसिंग फाइनेंस में दो तरह के हाउसिंग फाइनेंस होते हैं। एक हुआ आपका प्राइम हाउसिंग फाइनेंस, जो लार्जर टिकट हाउसिंग फाइनेंस होता है, उनका में एक बार तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर आएगा, क्योंकि रेट कट इमीडिएटली पास ऑन होते हैं, सबके सब रेपो लिंक्ड जोन्स होते हैं। तो उनमें एक बार नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर आएगा, बट वहां पे होप ये है कि रेट कट के कारण लोगों की ईएमआई कम हो रही है, तो ग्रोथ रेट इंप्रूव होगी। वहां पे बेटर स्पेस है जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर भी उतना नहीं आएगा और वहां पे ग्रोथ भी बेटर है। तो वो सेगमेंट हमें काफी ज्यादा पसंद है। ओके, चलिए एक मेरी तरफ से एक और सवाल आईटी पर। यहाँ एक फ्रेश मोमेंटम दिखा पिछले कुछ दिनों में, इसे आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? आईटी में एक मिक्स्ड पिक्चर मिल रही है। आईटी यूएस मार्केट डिपेंडेंट है, तो आईटी की मिक्स्ड पिक्चर बेसिकली यूएस की मिक्स्ड पिक्चर के कारण हो रहा है। यूएस इकोनॉमी था रिसेशन में जा रही है, फिर था डेटा आता है कि नहीं यूएस इकोनॉमी ठीक कर रही है, फिर आता है कोई डेटा सही आ रहा है, कोई खराब आ रहा है। तो यूएस की मिक्स्ड पिक्चर के कारण आईटी में इतना उतार चढ़ाव देखने मिलता है। यूएस, मेरा मानना यह है कि एक बार ये टैरिफ का जो सारा मामला सेटल हो जाए, तो उसके बाद यूएस फेड अपना रेट कट चालू करेगा, वो यूएस इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। तो एक बार यूएस इकोनॉमी को एक बेसिक सपोर्ट मिलता है, तो आईटी कंपनी ये फिर इंप्रूव करेंगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम है। शॉर्ट टर्म में आईटी में डिमांड में अभी भी प्रेशर मेंटेन्ड है। ओके, शॉर्ट टर्म में डिमांड में प्रेशर मेंटेन है। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले आरबीआई का भी जिक्र कर रहे थे रोहित जी, आप जिस तरीके से लिक्विडिटी वो इंजेक्ट कर रहे हैं, रेट कट उनकी तरफ से, तो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रिगर रही निफ्टी बैंक के लिए, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। और निफ्टी बैंक देखिए आप रिकॉर्ड स्तरों पर है। कल पीएसयू बैंक साथ नहीं दे रहे थे, आज उनका भी साथ नज़र आ रहा है। तो इस पूरे स्पेस पर आपकी क्या राय होगी, और अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक अगर हो पाए आप, तो कोई अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं आपको यहाँ पे पीएसयू बैंक में स्पेशली? जी, बैंकिंग और इंटायर लैंडिंग स्पेस पे हम सबसे ज्यादा बुलिश हैं। लैंडिंग स्पेस बोथ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज दोनों ही काफी अच्छा करना चाहिए यहाँ से, क्योंकि अब आरबीआई खुद बोल रहा है कि आरबीआई ने सारे जितने भी तरह से पॉसिबल था उन्होंने पुश किया है लिक्विडिटी और रेट्स। तो क्रेडिट ग्रोथ जो हमारी 10% लेवल पे आ गई है, वो यहाँ से अब इम्प्रूव होगी, ये बॉटम आउट हो जानी चाहिए, वो यहाँ से इम्प्रूव होगी। तो जितने बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है वो सब अच्छा करनी चाहिए। विद इन दिस स्पेस हमें नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ज्यादा पसंद है, क्योंकि वहां पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन का प्रेशर कम रहेगा, उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इंप्रूव होंगे रेट कट्स के कारण, और वहां पे ग्रोथ भी बेटर रहेगी। तो वो स्पेस हमें सबसे ज्यादा पसंद है। ओके, रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड। चलिए अब हमें वीकेंड पे क्या करना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, और वीकेंड के बाद जब नया वीक आएगा तो क्या पॉसिबल है। अनुज, इंडेक्स की रूपरेखा को देखते हुए अब जिस प्रकार का कंट्रीब्यूशन है आईटी का, बैंक्स का, रिलायंस का, एलएनटी का, क्या करें, क्या लेके जाएं सोमवार के लिए? देखिए, कैरी करें लॉन्ग पोजीशंस को, और अब इस मार्केट में डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मार्केट जो है, आज का इंटरडे देख लीजिए वीरू, आप एक बार के लिए जो लॉन्ग कैरी करके गया होगा उसको लगा होगा कि यार मैंने क्यों कैरी कर लिया, लेकिन इवेंचुअली मार्केट ने सपोर्ट दिया। ये मार्केट अब उस तरीके की है जिसमें अगर आप कभी मुंबई लोकल में अगर आपने ट्रैवल किया हो ना वीरू, और स्पेशली अगर आप पीक आवर में ट्रैवल कर रहे हो, और अगर आप दादर स्टेशन पे अगर हो, आपको बस लाइन में खड़े रहना है, ट्रेन में चढ़ने का काम आपका नहीं है, वो जनता कर देगी। उसके बाद वो पीछे से ऐसा पुश मिलेगा आपको कि सीधा आप ट्रेन के अंदर। तो वो अब इस समय मार्केट बिल्कुल वैसा है, आपको पुश मिल जाएगा, वो कुछ खुद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको हाँ आपको, लेकिन आपको वो सही जगह खड़ा होना है। अगर सही जगह नहीं खड़े होंगे तो
नहीं एंटर कर पाएंगे ट्रेन में, लेकिन अगर आप सही जगह खड़े होंगे तो ट्रेन में आप एंटर हो जाएंगे बिल्कुल। वो जैसे वो सेम चीज़ है, अगर वो हनुमानगढ़ी में अगर आपको परिक्रमा करनी हो हनुमान जी के वो मंदिर के वहाँ पर, अगर आप उस दिन पे जाएंगे हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन पर, वो परिक्रमा अपने आप हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे से धक्का लगता रहेगा। मार्केट अब इस समय ऐसा है, वो धक्का लगता रहेगा अपने आप और आपके नए नए टारगेट लगते रहेंगे। हाँ, एक स्टॉप लॉस रखना है ऑब्वियसली आपको सिस्टम में। और एक चीज़ बैंक निफ्टी लीड कर रहा है इसको मेरे ख्याल से, और 1000 पॉइंट के करीब का यहाँ पर मूव पेंडिंग है अभी भी, और ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। और FIS के बचे हुए शॉर्ट्स मुझे लग रहा है अभी तो वो कवर होने बाकी हैं, तो अभी तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग और तेज़ी है। बाकी मिड और स्मॉल कैप, आई थिंक मिड और स्मॉल कैप की पोजीशन बहुत शानदार है, यहाँ पर अच्छी खासी रैली आपको दिखाई देगी। अच्छा, आपको हंसी आ रही थी, आपको लगता है एक्सपीरियंस हो चुका है मुंबई लोकल का यहाँ पर? मुंबई लोकल का तो नहीं हुआ था एक्सपीरियंस, पर मुझे दिल्ली की याद आ गई। जब ऑफिस ANI में जब मैं थी तो ऑफिस आवर में जाती थी, तो इनफैक्ट विमेन कोचेस में भी मैं चढ़ती नहीं थी, मुझे चढ़ा दिया जाता था धक्के के साथ, इतनी भीड़ होती थी वहाँ उस वक्त। दिल्ली में सिंह बेटर है सबसे पहले, नहीं फिर भी बेटर है श्रेया, फार बेटर। मुझे अनुज की रणनीति में ना मैं चला गया 2008 में। मुझे गोरेगांव से जाना था चर्च गेट, तो किसी ने कहा भाई दिवाली का दिन है, कोई बात नहीं खाली होगा, मैं चला गया। वो विरार वाली पहले मेरे पे वो साधारण टिकट था मेरे पास। पहले मैं खड़ा रहा, ट्रेन आ रही थी जा रही थी, मैं चढ़ नहीं पा रहा था। फिर किसी ने बोला फर्स्ट क्लास का टिकट लेके, फिर मैं गया बाहर चेंज करा के फर्स्ट क्लास, मैं फर्स्ट क्लास पे भी चढ़ पाया। अनुज वो हाल था। फिर मैं गया टैक्सी से, मैं कहा ठीक है, तो मेरा वो तजुर्बा बहुत मैंने अभी लोकल के दर्शन अभी तक किए नहीं मुंबई में। वीरू मैं एक बार ना मुझे जाना था बोरीवली, मैं गलती से मेरे पहला ही ट्रिप था मुंबई का, गलती से मैं विरार की ट्रेन में चढ़ गया था और उसके बाद खैर मुझे याद है उस दिन क्या हुआ था, लेकिन खैर मैं फिर भी लकी था, मैं ये कहूँगा। और उसके बाद से मैंने कुछ चीज़ें ना यहाँ पर आकर आप सीख जाते हैं वैसे कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है ना, वो चीज़ें आप सीख जाते हैं। वैसे एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जो भी हो मेट्रो वेट्रो जो मर्जी आ जाए, जो मुंबई लोकल का जो मज़ा है, ख़ासतौर से अगर आप नॉन पीक आवर्स में ट्रैवल करें, मानसून में ट्रैवल करें, और वो उसका अलग ही मज़ा है। वो एक राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी आई थी, अगर वो आपने देखी हो मुंबई लोकल के ऊपर, नहीं देखी हो तो यूट्यूब पे देखिएगा, मिल जाएगी, बहुत शानदार थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कल की तैयारी करें फिर वीरू। यतिन के पास चलते हैं आज डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और दो स्टॉक्स जो आज फोकस में हैं, ऑब्वियसली पेंट सेक्टर फोकस में, और एशियन पेंट्स में आपको अच्छे इंस्टीट्यूशनल फ्लोज दिख रहे हैं। इनफैक्ट डीलर्स का मानना ये है कि यहाँ BTST का ट्रेड लिया जा सकता है, 2400 रुपये के टारगेट्स वो यहाँ रख रहे हैं, और क्लियरली यहाँ फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है जुलाई सीरीज में। स्टॉक अब बिल्कुल ही डेज हाई पे आ गया है। इसके अलावा RBL बैंक में भी ओपन इंटरेस्ट में लगभग 8% का इजाफा हुआ है जुलाई सीरीज में। और अगर हम डीलर्स की बात करें तो यहाँ वो फ्यूचर्स में BTST की एडवाइस दे रहे हैं, और डीलर्स को लगता है कि 245-248 तक के टारगेट्स यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, RBL बैंक और एशियन पेंट्स, ये दोनों स्टॉक्स डीलर्स के रडार पर हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से आते हुए। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड्स लेते हैं। कविता जी, शुरुआत आपसे आज, बताइए BTST STBT, BTST के साथ ही जाना चाहेंगे आप? यस श्रेया, BTST के साथ ही जाना चाहेंगे, और मैक्स हेल्थ और अपोलो हॉस्पिटल दोनों ही काउंटर BTST की तरह आप लेके जा सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ 1275 पर है, पर 1320 के प्राइस टारगेट के लिए आप मैक्स हेल्थ को कंटिन्यू कर सकते हैं विद 1260। ओके, मैक्स हेल्थ को कंटिन्यू कर सकते हैं। कविता जी, आपको भी शायद थोड़ी हेल्थ टॉनिक की ज़रूरत है, थोड़ी वॉइस में लग रहा है कि कुछ तो है गड़बड़, और मैक्स हेल्थ ये कविता जी की तरफ से ट्रेड आती हुई। तो टेक केयर, वीकेंड आ रहा है। रचना जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के मंडे के लिए? जी, मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जाऊंगी। BL को हम लॉन्ग करेंगे 414 के SL के साथ फ्यूचर्स पे, एंड हमारा टारगेट होगा 423। ओके मानस, आपका ट्रेड मंडे मॉर्निंग के लिए? तो देखिए IGL के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। यहाँ पर कंफर्मेशन मिला है रिवर्सल का, तो IGL के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 212 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 224 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। ओके, IGL के फ्यूचर्स में खरीदारी कर रहा है मानस जी की तरफ से। अमित जी, आप बताइए मंडे मॉर्निंग के लिए आपने क्या पिक किया है? श्रेया जी, मैं अंबुजा सीमेंट के साथ जाऊंगा। सीमेंट सेक्टर में वैसे भी स्ट्रेंथ है, और अंबुजा ने अब एक मूव यहाँ पे दिखाना शुरू किया है।
ओवरऑल की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 569 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 586 के। ओके गाबा सर, आप क्या कैरी करेंगे मंडे के लिए? मुझे एशियन पेंट्स अब भी बहुत अच्छा लगता है। एक क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न बना हुआ, उसका ब्रेकआउट मिला करीब 2300, अब ट्रेड करें 2358 पर। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 2335 का, ज्यादा नहीं। नियर टर्म टारगेट 2400, फिर 2450 भी पॉसिबल है नेक्स्ट वीक। यस, एशियन पेंट्स अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। ओके, एशियन पेंट्स में अच्छी तेजी है। और सोनी जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, BTST यहाँ पे रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे, फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं। 4905 पे चल रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 4870, टारगेट है 4950, 4975। ओके चलिए, हेल्प और एक BTST ट्रेड आती हुई। बैन में कोई अपडेट है नहीं क्योंकि आज फर्स्ट डे था न्यू सीरीज़ का, तो ऑब्वियसली वैसे कई बार हुआ है बैन में पहले दिन में स्टॉक चले गए हैं, लेकिन आज कोई स्टॉक बैन में जाने की तैयारी नहीं कर रहा है। ये ज़रा अपने दर्शकों को हम बता देते हैं, किसी भी स्टॉक के बैन में जाने की आशंका नहीं है। अब वीरू के पास चलते हैं, आज की मार्केट ब्रेड जान लेते हैं। वीरू, कैसी रही? ठीक ठाक ही रही होगी? अच्छी रही अनुज, बहुत अच्छी रही ब्रेथ। मैं वही एग्जैक्टली रिकॉर्ड कर रहा था कि लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग। इन स्टैट्स में अगर आप देखें तो ये देखिए, लॉन्ग 107 यानी फर्स्ट डे पहले दिन लॉन्ग्स को अगर आप देखें ऐड करने का जो कन्विक्शन था बाजार में था। शॉर्ट कवरिंग 21, शॉर्ट हालांकि एक स्पेस ये भी था जिस पे शॉर्ट काफ़ी डेवलप हुए, वो मैं आऊँगा किस स्पेस पे था, और कुछ एक्सचेंजेस पे, कुछ मेटल्स पे था शॉर्ट, और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी नजर आई। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक अलग ही करंट था। अदानी टोटल गैस, स्टोरेज फार्मा में अच्छा मूव था। MGL पे न्यूज़ इम्पैक्ट, HPCL, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जियो पे भी एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था न्यूज़ फ्लो का। बाकी शॉर्ट कवरिंग हुई अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। अदानी टोटल गैस, ACC, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इसने पूरा का पूरा जो थ्रस्ट जनरेट किया वो बिकॉज ऑफ आई थिंक शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट था फिर एक्सपेंस में बिरला सॉफ्ट मिड कैप IT में आज 100 डे से रिवर्सल आया। आदित्य बिरला कैपिटल, APL अपोलो ट्यूब्स। APL अपोलो ट्यूब्स स्केप्टिकल सा रहा है पिछले कुछ सेशंस में, और NCC, PNB हाउसिंग, IEX, एस्ट्रल और BHL, ये कुछ ऐसे काउंटर्स जो कि आज बैकफुट पे थे। तो अनुज, अब क्या वो अपनी सप्ताह अंत वाली चर्चा करें क्या राजेश जी? बिल्कुल बिल्कुल, उसी की वेट कर रहा हूँ मैं, तो आप ही श्री गणेश करिए। हाँ राजेश जी, बताइए क्या क्या है आज सिनेमा में या फिर घर में OTT पे देखने के लिए? देखिए वीरू जी, मार्केट में जितनी एक्साइटमेंट है इस हफ्ते OTT में भी उतनी ही एक्साइटमेंट है। अगर थिएटर की बात की जाए तो 2 मूवी रिलीज हो रही है, और दोनों ही माइथोलॉजिकल मूवी कही जा सकती है। उसमें मुझे माँ ज्यादा बेटर लग रही है, जो काजोल की पिक्चर है, बंगाल के किसी गांव में जहाँ कुछ जादू टोना वगैरह को लेकर के उनकी बेटी दिक्कत में आ जाती है और वो किस हद तक उसे बचाने जाती है। उस पे विशाल फुरिया की डायरेक्शन पे है, अजय देवगन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ज्यादा बेटर नजर आती है वनस्पत की कनप्पा, जो कि एक साउथ की मूवी है जिसमें विष्णु मांचो, मधु, इवन अक्षय कुमार भी है। तो वहां से मुझे वो उतनी एक्साइटमेंट नहीं है जितनी की माँ से है, जो मैं चाहूंगा कि मैं पहले खुद माँ ही जाके देखूं। एक सोनाक्षी सिन्हा की मूवी रिलीज हुई है, निकिता रॉय, बट उसकी उतनी कोई चर्चा है नहीं, और वो मैं चाहूंगा कि OTT पे ही देखा जाए। लेकिन OTT पे अगर देखें ना तो 2 बहुत अच्छी हिंदी सीरीज, एक तो पंचायत का सीजन 4, जो कि आपने तो लगातार पंचायत सारी देखी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की उत्साह बना हुआ है पंचायत सीजन 4 के लिए, जहाँ प्रधान जी, सचिव जी, इन सबको लेकर के फुलेरा गांव में क्या इलेक्शन के नए चीजें हो रही है उस पर है। और दूसरी है मिस्त्री, जो राम कपूर और मोना सिंह को है, आर्टिस्ट हैं उसमें, और राम कपूर एक्स कॉप है और किस तरीके से केस वगैरह सॉल्व करते हैं अपनी पर्सनल OCD दिक्कतें को लेकर। 2 सीरीज सिर्फ और सिर्फ श्रेया के लिए है, एक आयरन हार्ट जो मार्वल की है, और एक स्क्विड गेम्स 3। तो मुझे लगता है कि ये श्रेया देखेगी। और एक वैसे तो रीजनल में बहुत सीरीजेज हैं, बट एक ही का नाम लेना चाहूंगा, पीसी मीना रिपोर्टिंग। वो मेरे ख्याल से बहुत शानदार हो सकती है, क्योंकि वो भी एक गांव की कहानी है जिसमें लगातार नववधुओं का कत्ल हो रहा है। एक लेडी इंस्पेक्टर आती है और वो खुद शादी करती है उस केस को सॉल्व करने के लिए।
तो ये कुछ एक चीजें हैं जो ओटीटी पे इस वक्त बहुत अच्छी लग रही है। ओके राजेश जी, मैंने क्या गुनाह किया? आपने वीरू के लिए बता दिया, श्रेया के लिए बता दिया, मेरे लिए नहीं बताया। सर आप तो आप और मैं तो सारों में है ना। हाँ, आप और मैं तो सारों में है। वो F1 वाली मूवी भी तो आ रही है, F1 वाली मूवी भी तो आ रही है वो। लायंस गेट में वो F1 वाली मूवी जो है वो F1 राइट। हाँ, वो ब्रैड पिट की। हाँ, वो वैसे ये मीडिया में एक एडवांटेज होता है। वैसे हमारे पास मौका था इस वो मूवी को प्रीमियर पे जाके देखने का, लेकिन खैर नहीं, वो तो मैं खैर ऑब्वियसली खुद नहीं गया, किसी और को भेज दिया मैंने। लेकिन ये क्लियरली एक और मूवी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फार्मूला 1 देखी आपने? रेस देखी है? फार्मूला 1 रेस देखी है अनुज आपने? वीरू, मैंने फार्मूला 1 रेस देखी नहीं है। मैं मतलब ऑब्वियसली बड़ा फ़ैन था जब माइकल शूमाकर और अलोंसो, जब उस समय पर जो उनकी पीक राइवलरी थी, उस समय पर मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। उसके बाद फिर वो सेबेस्टियन वेटेल वगैरह और उसके बाद लुइस हैमिल्टन, वो सब जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसके बाद, वो काफ़ी अच्छे ड्राइवर्स रहे। लेकिन समहाउ वो जो एक वो माइकल शूमाकर को लेकर जो एक वो था, उसके बाद कभी मैं उसके बाद दोबारा F1 को फॉलो कर ही नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। उस समय जब बुद्ध सर्किट पे एक बार के लिए, एक साल के लिए F1 आई थी, तब कोशिश की थी, लेकिन उस समय सब चाह रहे थे, तो उस समय तो काफ़ी यंग थे हम, तो उस समय तो खैर टिकट मिली नहीं। लेकिन आगे कभी होपफुली देखने जाएंगे। वो सिंगापुर में जो नाइट ग्रां प्री होती है, वो होपफुली मैं देखने जाऊँ कभी, वो तो जाएंगे कभी ना कभी होपफुली। मेरा अनुभव अच्छा था। माइकल शूमाकर को मैंने बहुत ऐसे ही नज़दीक से देखा था, और जब 2011 12 और 2 साल थी नोएडा में, अद्भुत थी अनुज। मुझे याद है, मैं पहले दिन जब बैठा जाके, जब प्रैक्टिस सेशन होता है और जो इसका सबसे लंबा स्ट्रेच था, उसमें बैठा था। जब पहली बार माइकल शूमाकर को निकलते हुए देखा, और सेबेस्टियन वेटेल भी थे प्रैक्टिस सेशन में, मैं बिलीव नहीं कर पाया कि इंसान ये चीज़ करता है, इतनी स्पीड, और उसके बाद एकदम से ब्रेक लेना, गजब अद्भुत था। और शोर ऐसा कि ग्रेटर नोएडा का शोर यहाँ नोएडा तक आता था, गजब थी वो चीज़ दोबारा नहीं देखी। और 3-4 सेकंड में टायर्स चेंज करना, वो सब करना, मतलब नेक्स्ट लेवल। जैसे आप कुछ कह रही थी मेरे ख्याल से। हाँ, वो डिस्कशन में चला गया। मैं राजेश जी से ये पूछ रही थी कि वैसे माँ की स्टोरी बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है मुझे राजेश जी, लेकिन क्या आपका रुझान इसलिए इस फिल्म की तरफ है क्योंकि वो बंगाल की स्टोरी है? बताइए, सच्ची बताना पड़ेगा अब आपको। नहीं, बंगाल की स्टोरी है, वो अपनी जगह है। मेरे रुझान इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसमें काजोल है। ओह, फेवरेट एक्ट्रेस है आपकी? वन ऑफ द फेवरेट्स यू कैन से। वो भी बंगाल से बिलोंग करती है वैसे। हाँ, बिल्कुल। चलिए, काजोल है तो देखना बनता है। हाँ, काजोल तो देखना बनता है, बिल्कुल। चलिए एक काम करते हैं, ये फ्राइडे था और मार्केट ने भी हमको थोड़ी सी इजाज़त दी थी, क्योंकि पिछले आधे घंटे से मार्केट कुछ खास कर नहीं रहा था, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसके ऊपर स्पेंड करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा अगले हफ्ते के अब कुछ सीरियस इवेंट्स की बात भी कर लें। अगले हफ्ते के ट्रिगर्स क्या होंगे, ये कंचन से जान लेते हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। और जैसे कि अगले हफ्ते के ट्रिगर्स की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है जो नेक्स्ट वीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 30 जून से, जहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है उसके जो नंबर्स हैं वो आते हुए दिखाई पड़ेंगे। साथ ही साथ इंडिया का जो करंट अकाउंट है उसके भी नंबर्स हमें 30 जून को ही दिखेंगे। इसके अलावा फंड जुटाने पे जो आरसीएफ है उसकी भी उस दिन बोर्ड मीटिंग जो है वो तय की गई है। मूविंग फॉरवर्ड 1 जुलाई की बात कर लेते हैं। यहाँ पे HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े आएंगे और साथ में जो ऑटो कंपनीज है जून के महीने में किस तरीके की ऑटो सेल्स की रफ्तार रही है उसको भी यहाँ पे पेश करती हुई नजर आएगी। अगर यूएस के लिहाज से देखा जाए तो इस दिन जो फेड चेयरमैन है जेरोमी पेवल, उनका जो स्पीच है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और यूएस में जॉब ओपनिंग का डेटा भी हमें 1 जुलाई को ही आता हुआ दिखाई देगा। 2 जुलाई को कोई ऐसा मेजर इवेंट नहीं है जिसकी तरफ हमें ज्यादा ध्यान रखना है, लेकिन 3 जुलाई को आप देखें तो HSBC कॉम्पोजिट और सर्विस PMI के आंकड़े आएंगे। वहीं यूएस का जो जॉबलेस क्लेम का डेटा है वो भी हमें 3 जुलाई को ही आता हुआ दिखाई देगा और S&P ग्लोबल सर्विस PMI के आंकड़े भी इसी दिन आएंगे और इस दिन यूएस के जो ऑटो सेल्स के नंबर है वो हमें आते हुए दिखाई देंगे। मूविंग फॉरवर्ड 4 जुलाई की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बैंक, इंडिया के जो बैंक है वहाँ के लोन और डिपॉजिट ग्रोथ की जो रिपोर्ट है वो हमें आती हुई दिखाई देगी। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व का डेटा है वो भी इसी दिन आएगा। साथ में यूएस के फेड की बैलेंस शीट भी 4 जुलाई को आएगी और मूविंग फॉरवर्ड कॉनकॉर की इस दिन 1:4 बोनस शेयर पे जो रिकॉर्ड डेट है वो तय की गई है।
ओके, शुक्रिया कंचन ये तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए। तो नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि फ्राइडे है और हम लाइटर नोट पे बातचीत कर ही रहे थे, और काजोल सभी की फेवरेट एक्ट्रेस, वीरू सर की, अनुज सर की, साथ ही राजेश अग्रवाल सर की भी। वैसे एक कोई एक्ट्रेस या फिर एक्टर इनफैक्ट आपको किसी के साथ सेल्फी लेनी हो, बस एक ही के साथ, तो कौन सी होगी या होंगे? अरे श्रेया, वो तो हो चुका है मेरे साथ। और अब मुझे उसके बाद मैंने 2 पिछले साल से मैं सड़क सुरक्षा अभियान का हिस्सा रहा हूँ। वो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और अमिताभ बच्चन जी की पहल है, तो पिछले 2 साल से पूरा एक दिन मैंने बिग बी के साथ स्पेंड किया है। और मैं मजाक नहीं करूँगा, पिछले साल जब मैं वो गया था और मैंने सेल्फी ली थी, उसके बाद जब मैंने उनसे हाथ मिलाया था, उसके बाद वो हाथ मिलाने के बाद मैंने उस हाथ पे ना रुमाल बांध दिया था, और उसके बाद मैंने पूरे दिन तक उस हाथ को बचा के रखा था। मैं कहा अब मैं किसी और को इस हाथ को अभी टच नहीं करने दूंगा। मैं कहा कि ये अभी अमिताभ बच्चन से हाथ मिलाया है इस हाथ ने अभी कुछ समय के लिए, तो वो मतलब, और उसके उनके साथ मैंने वो सेल्फी ली थी, तो वो तो मेरा मतलब एक जो ड्रीम था वो पूरा हो चुका है। तो उसमें मतलब अब उसके बाद कोई जगह नहीं बचती है वैसे फ्रैंकली। अमिताभ बच्चन के साथ आपको अगर मिल जाए उसके बाद आई डोंट थिंक कोई बचता है कि आप उसके बाद कुछ और सोच भी सकें उस हिसाब से। वीरेंद्र जी, अगर आपको लेनी हो किसी एक ही एक्टर के साथ सेल्फी, तो वो कौन से होंगे? नहीं पता। नहीं पता, ऐसा कोई खास नहीं है, ऐसा कोई खास नहीं है। ठीक है। होता तो मैं जिस चीज़ में ज़िंदगी के लिए जो चीज़ मिस कर गया ना, एक मन था बहुत, अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने का। लेकिन जब दिल्ली आए, जब मिलने का उनसे कभी मन हुआ, तब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। एक चीज़ ज़िंदगी में मलाल रहेगा कि कभी उनसे नहीं मिल पाया बस। बहुत अच्छे वक्ता थे वो, ऑडिटर। चलिए, मेरे भी फेवरेट। बिल्कुल। खैर, अब आगे बढ़े। मार्केट क्लोजिंग में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है श्रेया, सिर्फ कितना 3.5 मिनट बचे हैं। और इस बीच में देख लें कहीं हमारी इस बातचीत में कहीं कोई स्टॉक तो मिस नहीं हो गया। एक बार टोरेंट फार्मा का चार्ट लेकर आइए इंट्राडे में। टोरेंट फार्मा ये देखिए किस तरीके से मुंह दिखा रहा है, और लास्ट में एक अच्छा मोमेंटम आया, और एशियन पेंट डे हाई पर बंद हो रहा है। मेरे ख्याल से आज, मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन एक फीलिंग आ रही है कि आज एशियन पेंट में शायद कुछ नए मूव की शुरुआत हुई है। बहुत समय के बाद एक फ्रेश मूव की शायद यहाँ पर शुरुआत हुई हो एशियन पेंट में। आज एटलीस्ट उसका प्राइस पैटर्न तो यही बता रहा है। उसके अलावा और काम हुआ है, पेटीएम, डिफेंस स्टॉक्स में लास्ट के आधे घंटे में मैसिव मोमेंटम आया। बीईएल ने लीड किया उसको। कल बीईएल हमारा बिग स्टॉक था क्योंकि वो काफ़ी करेक्ट हुआ था और उसके बाद यहाँ रिकवरी आई थी, और आज भी ये बीईएल डे हाई पर बंद हो रहा है। एक पॉसिबली आखिरी चार्ट चेक आज के लिए अमित सेठ जी, आप देखिए जरा बीईएल का चार्ट, कोई व्यू स्टॉक पर? जी, बहुत ही काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, और इस बार भी जो अनुज जी जो करेक्शन आया एज यूजुअल 10 डेमा पे जाके होल्ड किया। दिस शोज द स्टॉक इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और वापस हम यहाँ पे एक अपस्विंग देख रहे हैं। तो 10 डेमा का लो लगभग 407 के आसपास है। पोजीशन है या नई पोजीशन भी बनानी है तो 407 का स्टॉप लॉस रखेंगे फॉर टारगेट्स ऑफ 425 एंड 430। ओके, चलिए अब सिर्फ एक सवाल का समय है पंचनामा के टीजर में। श्रेया, क्विकली बताइए कौन सा सवाल? अल्ट्राटेक सीमेंट पे और सीमेंट स्पेस में बाइंग भी है, तो अल्ट्राटेक सीमेंट पे क्या व्यू रहेगा? आज सुबह हमारा स्पॉटलाइट था अल्ट्राटेक का, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इस स्टॉक में। और ये देखिए, वैसे मुझे खुशी होती है जब स्पॉटलाइट वाले स्टॉक्स फ्लैट शुरुआत करें या नीचे शुरुआत करें और फिर इंट्राडे में रैली आए, क्योंकि इसका मतलब लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। क्या होता है ना, कई बार आप कोई स्टॉक बोलते हैं वो खुलता ही 4-5% ऊपर है, उसके बाद आप खुश होकर अपने उसमें लिख पा दें कि टारगेट हिट, वो अलग बात है। लेकिन असली मतलब मज़ा तब है जब लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो खैर, ये बिल्कुल बाय एंड होल्ड टाइप का स्टॉक है। चलिए, बाकी के सवाल डिटेल में हम 335 पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मार्केट क्लोज के लिए वॉल पर चलते हैं। निफ्टी करीब 90 पॉइंट ऊपर 25,640 पर, बैंक निफ्टी करीब 200 पॉइंट ऊपर 57,400 पर। निफ्टी आईटी हालांकि आज थोड़ा सा रेड में रहा, करीब 1/4%। मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर अच्छी खासी हरियाली थी, करीब 1/3% ऊपर था ये इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स ये भी करीब 1% ऊपर था। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, 1500 बढ़ने वाले शेयर थे, 1150 गिरने वाले शेयर। तो कुल मिलाकर एक शानदार ओवरऑल मार्केट रही। ब्रेड उतनी शानदार नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था मार्केट का ओवरऑल बिहेवियर। आज सबसे ज़्यादा चलने वाला इंडेक्स था ऑयल एंड गैस, करीब 1.3% ऊपर। आज की कहानी यही थी, और काफ़ी हद तक उसको सपोर्ट मिला। एनर्जी इंडेक्स वो भी रिलेटेड ही है, और डिफेंस करीब 1% ऊपर था।
रियल एस्टेट यहाँ आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग थी, करीब करीब 1.25% इंडेक्स नीचे था ये। फार्मा अच्छा चला आज। चलिए निफ्टी के हीट मैप पर आते हैं, देखते हैं आज किस तरीके के स्टॉक्स में बाइंग थी। रिलायंस ने आज लीड किया, वैसे 1550 के करीब ये स्टॉक आया, 1.25% ऊपर। जियो फाइनेंस रिलायंस ग्रुप का स्टॉक, यहाँ पर भी अच्छी रैली थी। एशियन पेंट्स 3% ऊपर था। अपोलो हॉस्पिटल्स, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी एंटरप्राइजेस, BEL, सन फार्मा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ रैली थी। नीचे क्या था आपका? टाटा कंज्यूमर, डॉक्टर रेड्डीज, विप्रो, SBI लाइफ, ट्रेंड, इटर्नल, ये कुछ स्टॉक्स थे। देखने को आपको HDFC बैंक रेड में दिखाई देगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक्स डिविडेंड था, एडजस्टेड फॉर दैट ये भी अच्छा खासा आज ग्रीन में ही बंद हुआ। लेकिन कुल मिलाकर एक हफ्ते की शानदार शुरुआत, एक ब्रेकआउट हफ्ता मार्केट के लिए विदाउट अ डाउट, एक्सपायरी वाला हफ्ता और एक लंबे समय से चली आ रही रेंज को ब्रेक करके और उससे 400 पॉइंट ऊपर हम क्लोज दिखा रहे हैं। जी हाँ, अब तक की रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट था वो 25,222 था, उसको ब्रेक करके 400 पॉइंट ऊपर एक आउट एंड आउट ब्रेकआउट वाला हफ्ता। जी हाँ, जून का अंत भी अच्छा, जुलाई की बिगिनिंग भी अच्छी, और दोनों हो रहे हैं जून में, इसीलिए कहते हैं जून सबसे अच्छा महीना होता है ना श्रेया? हाँ, हम दोनों तो अग्री करेंगे इस पर, बिल्कुल। एनीवे, बहुत अच्छी क्लोजिंग और जुलाई सीरीज़ की वाकई बहुत अच्छी शुरुआत, और उम्मीद करते हैं ये शुरुआत जिस प्रकार की हुई है वो सोमवार को भी स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। और मार्केट का पंचनामा, जी हाँ, कोई प्रश्न आपका हो ज़रूर पूछिए श्रेया और अनुज के साथ। कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉल, कोई भी ट्रेड फंसा हुआ है ज़रूर पूछिए क्या करना चाहिए, और आपसे इस पूरे मुलाकात होगी सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीक।